बात तो करनी है। FR अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आरक्षण 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 4A 16 4A आर्टिकल क्या था, कुछ बताओ जरा, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले पीछे का थोड़ा सा। समानता का अधिकार चल रहा है भी है ना, और आज 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 हो जाएगा, कल तक रह गया था। तो एक आर्टिकल 16 4 हमने जोड़ा था ना, ये क्या था, पदोन्नति से आरक्षण वाला, ठीक है, इससे संबंधित है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है कि आपको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा और इसमें परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी होगा। एक बार सीनियरिटी अगर पहुंच गई किसी उसके पास, पिछड़े वर्ग के पास, तो सीनियरिटी उसकी बनी रहेगी, ठीक है। और 16 4 B क्या आर्टिकल क्या कह रहा था, 16 4 B कह रहा था कि कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग वाला, कि यानी कि अगर किसी पिछले वर्ष कुछ रिक्तियाँ खाली हैं तो वो रिक्तियाँ आगे कैरी फॉरवर्ड अगले वर्ष के लिए कर दी जाएंगी, और इसमें 50% की सीमा का उल्लंघन हो सकता है, और वो उसी में जुड़ जाएंगी, टोटल में नहीं जुड़ेंगी। उसी विशेष वर्ग के अगर SC की छूट की लिखती है तो SC में जुड़ेंगी जाके, ST में छूटी तो ST में जुड़ेंगी, जनरल वाली टोटल में जुड़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लिया आपने। फिर हमने कल ये भी देख लिया था, आरक्षण का भी देख लिया था मुद्दा। हाँ, अब आर्टिकल 16 भी खत्म हो गया हमारा ये, और एक जो ध्यान रखना कंपेरिजन के लिए, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 15 6 क्या कहता है और 16 6 क्या कहता है, ठीक है। 15 से 6 क्या कहता है, 16 6 क्या कहता है, ये दोनों किससे संबंधित हैं, 15 6 और 16 6। हाँ, 103 में संस्था 103वां हुआ था, हमने लिखा था संविधान संशोधन, तो 15 6 क्या है, शिक्षा संस्था में EWS के लिए अधिकतम 10% सीट और राज्य के अधीन नियोजन के लिए अधिकतम 10%, ठीक है। तो यानी कि नौकरी के लिए 16 वाला बात कर रहा है और 15 वाला ये EWS के लिए, दोनों का आर्टिकल जोड़े गए थे, ठीक है। और 15 आर्टिकल अपने आप में, आर्टिकल 15 क्या बोलते हो, आर्टिकल 15 की भाषा क्या हो जाएगी कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म जाति मूल वंश लिंग स्थान, ठीक है, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और 5 अपवाद बताए थे ऐसे इनके खिलाफ भेदभाव, इनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। और फिर पिछड़े वर्ग के लिए एक आया था कि पिछड़े वर्ग के लिए बता दिया था। और एक चीज़ आपका वो ध्यान क्या रखनी है कि जो इसके शिक्षा संस्थान वाले 15 6 में, ठीक, वो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं होंगे। ऐसे ही आर्टिकल 15 में पिछड़े वर्ग के लिए एक शिक्षा संस्थाओं में दिया था आरक्षण, तो उसमें भी अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। अल्पसंख्यक अभी हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 17 हेडिंग डाल लो एक, आर्टिकल 17 यानी कि 15 भी हो गया 16 भी हो गया, ठीक है। 17 आर्टिकल 17 यानी 6-17 बड़ी हेडिंग, इसमें इसको बस एक इसके डैश मार के इस पेन लिख लो। एंड हाँ, क्या 8वां कुछ 8वां नहीं होगा अब ये 8वां नहीं होगा, वही पॉइंट वगैरह। एक आर्टिकल 15 जो चला था, फिर आर्टिकल 16 चल रहा। आर्टिकल 16 के अंदर कई सारे पॉइंट आए थे, अब आर्टिकल 16 खत्म, अब आर्टिकल 17 पे आ गए, बड़ा सा है, ठीक है। तो कोई पॉइंट नहीं है। अब आर्टिकल 17 में लिखो इसके डैश मार के, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, ये आधा शा बनेगा यहाँ पे, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, ठीक है। का अंत किया जाएगा, का अंत किया मतलब जाएगा क्या, यहाँ पे बोल देते अंत किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। छुआछूत भी लिखना चाहते हो अपनी भाषा में, छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। मतलब अगर किसी ने अस्पृश्यता करी, समाज में छुआछूत वाली कोई बात ऐसी करी, तो उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। ये आपने डैश मार्क लिख लिया। इसी में एक अगला पॉइंट लिखो कि इसका कोई अपवाद नहीं है। जैसे ऐसा था ना कि हमने पीछे वाले आर्टिकल 15 में क्या दिया कि महिला बच्चों इन पे लागू नहीं होगा, भाई इन पे हम अलग कानून बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कि इनके खिलाफ अस्पृश्यता कर सकते हो, इनके खिलाफ अस्पृश्यता नहीं कर सकते हो। इसका कोई अपवाद नहीं है, सब पर लागू होगा, कोई भी छुआछूत कर सकता है अगर किसी ने भी करी। मतलब सवर्ण लोग, जनरल जाति लोग, ब्राह्मण लोग, उनके साथ तो करते थे, अगर वो लोग भी हमारे ऊपर करेंगे तब भी एक प्रकार से, लेकिन वो लोग करेंगे क्यों, ठीक है। इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका आर्टिकल 17 का, ठीक। अगला पॉइंट लिखो,
संविधान में अस्पष्टता परिभाषित नहीं है, यानी किसको अस्पष्ट कहोगे, ये परिभाषित ही नहीं है कि अगर हमने ऐसा काम कर दिया तो हम छुआछूत वाली कंडीशन कर रहे हैं। तो ये कौन बताएगा, परिभाषा होना ज़रूरी है ना हमारे लिए। संविधान में अस्पष्टता को परिभाषित नहीं किया गया है, जो भी लिखा कि संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई। ठीक, अब जब परिभाषा नहीं दी तो कहाँ से हमें पता चले अस्पष्टता किसे कहेंगे। जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था, समाजवाद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तो फिर समाजवाद को परिभाषित संविधान में नहीं करा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित करा भारतीय समाजवाद को। कौन से केस से, समाजवाद को सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस से, DS नकारा केस। ठीक है, ये दिमाग में रखो, DS नकारा केस हुआ था 1982 में। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि भैया कि भारतीय समाजवाद का रूप कैसा है। तो उन्होंने कहा अस्पृश्यता के जो अस्पृश्यता की बात करें, आय की असमानता को कम किया जाएगा, ऐसे बोला था उन्होंने। तो ऐसे ही करके उन्होंने 4 जो बातें बताई थी, ऐसे ही करके यहाँ पर अब जब या तो कानून बनाएगा संसद, परिभाषा कैसे दोगे आप, किसको बताओगे अस्पृश्यता, या तो संसद कोई कानून बनाए, या सर्वोच्च न्यायालय कुछ कह दे, या कहीं संविधान में लिखा हो। अब हम किसको, आपने कह दी अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अस्पृश्यता क्या हो गई, अगर हमने आपसे कह दी नहीं, हाँ मत बैठो इस कुर्सी पे, ये हमारी कुर्सी है, अब आप बैठोगे तो गंदी हो जाएगी, तो ये छुआछूत में ये आएगा नहीं आएगा। या फिर मैं कह दूँ कि भैया ये इसमें बोतल में पानी मत पीजिए, हमारा पानी है, तो छुआछूत में आएगा। ऐसे कितनी चीज़ें छुआछूत में आएंगी, क्या है ऐसे कौन से कृत्य हैं जो हमारे, हम एक के साथ एक ऐसा व्यवहार करने लगेंगे कि नीच व्यवहार कहलाएगा ये हमारा, कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उससे कह रहे हो कि वो किसी दूसरे, जस्ट उसका नाम, उसके नाम क्या है, कुछ दूसरा शब्द लगा हुआ है, आपके शब्द से इतर कोई दूसरा शब्द लगा है। अगर भाई हाइजीनिक कंडीशन, साफ सफाई वाली बात है तो एक बार अलग है। तो क्या आपने आज जैसे आपने बोल दिया कि पानी अपने ना पीने देने से आपने छुआछूत में आ जाएंगे, अपना पानी ना पीने देने से। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है, आपने पानी मना कर दिया पीने के लिए कि भैया आपकी अपनी दूसरी बोतल कर लीजिए, तो क्या वो छुआछूत में आएगा। तब कंडीशन देखी जानी चाहिए कि हमने साफ़ सफाई के तौर पे वहाँ पर मना किया कि भैया आप अपना दूसरा देखिए, तो हमने जाति के हिसाब से तो मना किया, लेकिन संयोग बस आपकी जाति ब्राह्मण होगी, दूसरी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो गया, और वो हालांकि वो बीमार था और आपने उसे मना कर दिया, तो उसने केस कर दिया कि हमें पानी पीने से मना कर दिया। तो उसमें फिर जांच पड़ताल होनी चाहिए ठीक से कि भाई किस स्थिति में मना करा है, उसकी स्थिति क्या थी। ठीक है, इंटेंशन देखा जाएगा, हमें पढ़ेंगे मेंस rea नाम से कंटेम्प्ट की इंटेंशन क्या है हमारे कोई भी कृत्य करने का। तो वो सब परिभाषा अगर कहीं पे होती तो की बात है कि क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो फिर तो संविधान में तो नहीं है, तो कानून बनाया संसद ने। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, मतलब ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना से, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम, निवारण दिख रहा है ये, निवारण अधिनियम, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, ठीक है, ये 1955 में आया, कॉमा लगा के लिखना 1955, ये भी ध्यान रखना। तो ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना और अंडरलाइन कर लेना। अस्पृश्यता अधिनियम निवारण अधिनियम 1955 लागू किया, संसद ने लागू किया। तो इसी में बताएंगे कि अब वो भाई क्या क्या बात है। एक अगला पॉइंट इसी में लिख लो कि संसद ने फिर इसका नाम, पहले 1955 ये लागू किया, फिर इसका नाम बदल दिया 1900। अब अगला पॉइंट लिखो, 1976 में 1976 में इसका नाम बदलकर, किसका जो कानून ऊपर बनाया नियम अधिनियम, इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। नागरिक अधिकार संरक्षण यानी नागरिक के अधिकार का संरक्षण किया जाएगा। नागरिक 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। वो 1955 ही रहेगा, ठीक है, मतलब वो जिस साल में आया उसका साल तो साल रहेगा, लेकिन कब करा तो वो 1976 में चेंज करा। ठीक, अब इसमें इस कानून में क्या लिखा था, वैसे तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन छोटी मोटी बातें विशेषता हम लिख लें। तो लिखो, अगला पॉइंट बनाना चाहिए, इसी में करो, इसकी विशेषताएं हैं, डैश मारो, इसकी विशेषताएं हैं, यानी कानून में क्या लिखा था, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की विशेषताएं हैं, वो क्या है, ये है। ठीक, वो लिखा जाए इसकी। तो एक ना देखो, एक हेडिंग ऐसे बनाओगे आप लोग कि उन्होंने तो बताया कि अस्पृश्यता क्या है,
इसके अंदर हम पॉइंट लिखेंगे, चाहे छोटा वाला लिख लेना ऐसे करके, ठीक। ऐसे दूसरा एक बनेगा कि अस्पष्टता के लिए दंड क्या मिलेगा, कि अगर आपने कर दिया तो पहले एक हेडिंग बनाओगे और आपने लिखा ना इसकी विशेषताएं हैं, उसमें बनाओ अस्पष्टता क्या है। अब वो नियम बता रहा है कि अस्पष्टता क्या है, बनाओ हेडिंग, उसके अंदर पॉइंट लिखोगे। फिर दूसरा हेडिंग बनाएंगे, अस्पष्टता के लिए दंड भी दिया जाएगा कि अगर आपने करा तो आपके लिए दंड मिलेगा। आप बनाए मैम, लिखें, हाँ संग सुनते भी रहो और जो चीज़ लिखने बोर्ड पे लिखी उसको लिखते भी रहो। तो इसके अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें लिखोगे क्या है, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति, ब्रैकेट में लिख लेना SC, इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति, ब्रैकेट में लिखना SC, अनुसूचित जाति, ब्रैकेट में लिख लेना SC, ठीक है। अनुसूचित ना पे छोटू की मात्रा लगेगी, सा पे बड़ी की मात्रा लगेगी, अनुसूचित, अब आई देखो, अनुसूचित SC के किसी, आया ब्रैकेट में SC, ठीक है, के किसी सदस्य के साथ, के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना, उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना। देखो हवा पहुंची तुम्हारे पास, नहीं पहुंची, इसका फिन सीधा करा मैं थोड़ा बहुत, अभी नहीं आई, तो ये फिन है, इससे फिन अपने टैब रोक लो, स्विंग वाला नीचे वाला, सबसे नीचे वाला स्विंग। तो लिखा कि क्या हुआ, इसका अस्पष्टता का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या है कि SC जाति के किसी सदस्य के साथ, नहीं वो ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आएगा, आ जाएगा नीचे, तो जब जब तुम्हारे पास आए, तुम्हारे एंगल पे आता है उसको रोक दो। अभी क्या है, इसका मतलब समझो, वो वहाँ रुक गया, मैं कर दूंगा सही, SC जाति के किसी सदस्य को उसकी जाति के आधार पर, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि अस्पष्टता का अर्थ क्या है कि SC जाति होगी। अब यह ध्यान रखना, तो जब तुम्हारे पर आए तब रोक लेना ना, इसलिए ये चीज़ खेलते रहो, जैसे आए तब तक मतलब ध्यान देना, जब आएगा तो वो ऊपर नीचे पूरा जाएगा। तो अब यहाँ पे समझते रहो कि SC ये बता रहे हैं, अस्पष्टता आप किसे कहोगे, आप अस्पष्टता उसे कहोगे कि अगर SC जाति का कोई सदस्य है, उसके साथ उसकी जाति के मतलब वैसे और कोई व्यवहार की अलग बात है, लेकिन आपने जाति का मजाक बनाते हो, जाति के कुछ करते हो, जाति के आधार पर उससे भेदभाव करा, कह रहे तुम तो SC के हो, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे या वो नहीं करेंगे, तो आपने अस्पष्टता कर दी, ठीक है। यानी कि SC के किसी सदस्य के साथ SC उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना। यहाँ पे अभी ST नहीं जुड़ा हुआ, ध्यान रखना, न OBC आया है, तो यहाँ पे बाद में अगली संशोधन होगा तो ST भी जोड़ दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत में 1976 में जो नियम आया था तो उस टाइम SC जाति के लिए बनाया, तो यानी कि SC जाति के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव आप कर रहे हो अगर, तो आप अस्पष्टता कर रहे हो उसके साथ। अब आपने लिखा भेदभाव करना, ठीक है, लिखा कि SC जाति के किसी सदस्य के जाति के आधार पर भेदभाव करना। अब देखो जैसे में क्या क्या आप उसके साथ क्या क्या जाति के आधार पर कर सकते हो, जैसे अब लिखोगे ये नंबर 1 2 3 4 ना, ठीक है। जैसे जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, जैसे लिखना, अगला पॉइंट लिखो, जैसे में पॉइंट लिखोगे जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना। आप उसे कह रहे हो, मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी को चमार बोल दिया, ऐसे कुछ बोल दिया, तो उसके जाति के हिसाब से बोल दिया आपने, तो ये एक तरह अपमान सूचक शब्द है। ठीक, लिखा। दूसरा लिखो सार्वजनिक यानी पब्लिक, सार्वजनिक वाहन में बैठने या बिठाने से मना करना। मतलब ऑटो में चल रहा है, गई ऑटो में आपके आप पता रही तो दूसरी जाति का है, आप तो मना कर दी भाई हम नहीं बैठेंगे, ये ऐसे नहीं बैठा लेंगे। सार्वजनिक वाहन में बैठने या बिठाने से मना करना। तीसरा लिखो जल्दी जल्दी, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोकना, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोकना। ठीक है,
आटा चक्की पर अनाज पीसने से इनकार करना, आटा चक्की पर अनाज पीसने से इनकार करना। किसी सैलून में बाल काटने से इनकार करना, किसी सैलून में बाल काटने से इनकार करना। सैलून, सापे ए की मात्रा, लापे बड़ी ऊ की मात्रा, सलजम वाला नहीं, सपेरा वाला, सैलून। ठीक है, किसी सैलून में बाल काटने से इनकार करना। अगला लिखो, इतिहास कौमा धर्म कौमा दर्शन, इतिहास कौमा धर्म कौमा दर्शन आदि के आधार पर, इतिहास कौमा धर्म कौमा दर्शन आदि के आधार पर अस्पष्टता को सही ठहराना। इतिहास कौमा धर्म कौमा दर्शन आदि के आधार पर अस्पष्टता को सही ठहराना। और भी लिख सकते हैं हम जैसे, लेकिन इसके बाद आदि लगा, और जैसे कह लगे स्नान घर हैं बहुत पब्लिक, जैसे स्नान घाट हैं बहुत सारे, गंगा घाट ये सब घाट, तो आप उसमें मना कर दो, तो इसमें आदि लगा के लिख दो। अब ये क्या हुआ, मतलब आपने 1 2 3 4 पॉइंट लिखे, अब उस जो पॉइंट लिखा लास्ट वाला उसमें विराम लगाया और आदि लिख दिया बड़ा था, तो इसका मतलब कि और भी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसको समझ तो लो एक बार कि ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक पॉइंट ये हो सकता है ना, जो घाट है, गंगा घाट आदि सब घाट है, उसमें आप मना कर दो नहाने से, तो ये भी ऐसा भी नहीं मना है, इसको करना है। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि उसमें लिखा है हमने क्या कि जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब शॉर्ट में इसको क्या ध्यान रखो, अपमान सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। वाहन में बैठने बिठाने से, अब देखो सार्वजनिक वाहन बोला है यहाँ पे कि सार्वजनिक मतलब जैसे ऑटो रिक्शा है, बस है, ठीक है, टैक्सी है, कोई आप बैठे हो, आपको अगर ये दूसरी जाति का है तो बैठने या बिठाने से, उससे एक तो मना कर दिया कि भाई इसे मत बैठाओ, नहीं हम नहीं बैठेंगे वरना, एक तो बिठाने के लिए मना कर दिया आपने। और आप जब आप पहले से वो बैठा है तो आप कह दोगे नहीं भैया हम नहीं बैठेंगे क्योंकि ये बैठा है, तो अगर बैठने से भी या बिठाने से भी मना कर दिया। ठीक, एक तो होता है कि जैसे ये दोनों चीज़ ध्यान है, शब्द बहुत बड़ी बात है कि आप वो सीट ऐसी है और सीट पर पहले से ही वो बैठा है, वो कहीं पे बैठा है और बराबर में एक सीट और खाली है, आप यहाँ बैठ सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ इस वजह से बैठने से मना कर दिया कि यार वो बैठा है, आपने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे, जाओ जाओ। एक प्रकार से ये भी उसका जाति के आधार से भेदभाव हो गया। अरे एक तो ये है कि आप पहले से बैठे हो, अब वो आ रहा है, तब आपने मना करा कि नहीं इसे मत बैठा लो, तो साफ साफ दिख रहा है भैया आपको तो इस टाइम आप तो बैठे, तो आपको जाना ही था, तो आपने मना कर दिया इसे मत बैठा लो, तो आपने तो उसका अपमान किया है। लेकिन आप तो दूसरा ऑटो भी पकड़ सकते हो, लेकिन आपने जैसे आपके सामने वो ऑटो आया, आपने देखा ये बैठा है, ये इस जाति का है, आपने मना कर दिया भाई चलो आगे हम ठीक है हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब भी अपमान है। चाहे भले ही आप किसी और वजह से सोच सकता है कि मान लो कि चलो भाई ये पैसे ज़्यादा या दूसरा मेरा जानने वाला व्यक्ति आ गया, मैं उसके साथ अब चला जाऊँगा, ठीक है, लेकिन आपने उसको देख के मना कर दिया, उसे ऐसा एहसास हुआ, ठीक है, तो एक तरीके से ये भी अपमान है। और उसकी कंडीशन, अब ये कंडीशन वाली बात है, अब मान लो हमें दिख गया कि हमारे पीछे वाला हमारा वो आगे साथी, हम उसके साथ जा सकते हैं, भाई आप जाओ ऑटो, और उसको लगेगा कि उसको थोड़ा दिख रहा होगा अंदर बैठे बैठे कि अच्छा कोई पीछे वाला साथी आ गया जो अब उसको ले जाएगा, तो वो हो सकता है सही सोचे। हाँ वही ये फिर ये जांच पड़ताल व्यवहारिक तौर पे आ जाती है, फिर इस कानून का गलत उद्देश्य ये हो जाएगा, कल को जाके रिपोर्ट कर दे कि भैया हम बैठे थे ऑटो में, इनने हमें देख के मना कर दिया, तो उसके खिलाफ आ जाएगा। तो ये व्यवहारिक स्तर पे भी कानून के ऐसे दुरुपयोग होते हैं, और क्या पता सही में उसने उसी को देख के मना करा हो, ये भी आप नहीं कह सकते। तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये वाली समझे, बैठने बिठाने से ही मना नहीं करना है। अच्छा आटा चक्की वाला ही बात लिख दिया कि आटा चक्की को आप अनाज पीस की दूसरी जाति का आप उसका अनाज नहीं पीस रहे हो, तो ऐसे ही करके आटा चक्की वाला एग्जाम्पल इसी दिया है कि मतलब दुकानों के स्तर पे भी, नीचे स्तर पे, हर स्तर पे भी कहीं पे भी आप अपमान सूचक शब्द इस्तेमाल ना करना, यानी उस जाति वाले को उसके जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना। सैलून में बाल काटने से मतलब बाल आपको काटने, लेकिन आप कहते हम तुम्हारी कैंची, तो अपनी कैंची उसके बालों पर नहीं चलाएंगे, कैंची में वो हो जाएगा, हाइजीन हो जाएगा, ऐसे लोग कर देते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है, इतिहास धर्म दर्शन के आदि के आधार पर अस्पष्टता को सही ठहराना, यानी आपने कहती हमारे इतिहास में पता है ये बात हुआ करती थी, पहले ऐसा चलता करता था, तो इसीलिए आज भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब उसका हवाला लेके आज की बात सही नहीं ठहराओगे आप। या धर्मों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो भैया ब्राह्मण ऐसे होते हैं, क्षत्रिय शूद्र ऐसे, वैश्य ऐसे, तो उन्हें नीचे रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का हवाला लेते हुए आप आज की बात को सही नहीं ठहराओगे, और ऐसा भी करोगे तब भी आप अस्पष्टता कर रहे हो। मतलब आपने किसी किताब दिखा दी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, शूद्र बिल्कुल नीचे रहेंगे, हमारे पैरों के नीचे रहेंगे, उन्हें यहाँ तक आने की मनाही बनाएंगे, तो आपने अस्पष्टता कर दी। चाहे भले ही आपने सामने वाले व्यक्ति की किताब में दिखाई, अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसे करके, और मैं बोलती इस पर दावा ठोकना चाहिए, तो एक प्रकार से ये भी अस्पष्टता है, ठीक है, अस्पष्टता फैलाना है।
तो ये तो हो गया अस्पष्टता क्या है। तो जैसे जैसे आगे मतलब SC, अभी यहाँ पे SC की बात हो रही थी यहाँ पे, फिर आगे ST भी जुड़ जाएगा। यानी कि अभी तक जब 1955 में बना, 1976 में इसका नाम चेंज हुआ, तब तक ST जाति के साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार हो रहा था तो वो अस्पृश्यता नहीं आ रहा था। हालांकि वैसे एक बार अस्पृश्यता तो कर रहे हैं, लेकिन कानून के हिसाब से नहीं आ रहा था। कानून में जो लिखा है, यानी कि उस टाइम को ये व्यक्ति दावा नहीं ठोक सकता था, तो आपका वकील कह सकता था कानून में तो लिखा ही नहीं ST के लिए। तो ये चीज़ें बाद में ST को भी डाल दिया गया इसमें। तो SC की बात क्या हुई, यानी SC जाति के किसी सदस्य के उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना अस्पृश्यता होती है। और जैसे ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब लिखो दूसरा, अस्पृश्यता के लिए दंड क्या है। तो अस्पृश्यता के लिए दंड, कि अगर आपने अस्पृश्यता करी तो उसके दंड, यानी अस्पृश्यता के लिए दंड, ये हेडिंग बनाओ। ठीक, देखा। अब इसमें लिखो, अगर आपने पहली बार अस्पृश्यता करी, सबसे पहली बार, तो ये आपने लिखा दंड। अब इसमें लिखो पहली बार। पहली बार का मतलब क्या हो गया, अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ पहली बार उसके साथ कोई अपमानसूचक शब्द का इस्तेमाल करा या कुछ भी ऐसा ऊपर के जो पॉइंट लिखे उसमें करा, तो पहली बार में ऐसे करके डैश मार के लिखो 1 माह से 6 माह, मतलब 1 महीने से 6 महीने, 1 माह से 6 माह तक कारावास, 1 माह से 6 माह तक जेल, मतलब ठीक है, कारावास एवं, और स्लैश लगा के लिखना या, एवं या 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना। 100 से 500, देख रहे हो कितनी कड़ी सजा है, 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना। हालांकि जब अभी सजा बढ़ा दी जाएगी तब फिर और दिक्कत पड़ जाएगी, रुपये तक का जुर्माना। उस समय क्या 1976 में तब भी ज़्यादा नहीं थे, अभी जो सज़ा बढ़ेगी तब पता चलेगी। ये पहली बार अगर आपने किसी के साथ करी अस्पृश्यता और आप पकड़े गए, अस्पृश्यता पाए गए, तो आपको 1 माह से 6 माह तक का कारावास हो सकता है, ठीक है। एवं का मतलब अगर हमने एवं उठा लिया, जज के ऊपर है कि वो करते बेटा 6 माह तक तो जेल है और तुम्हें ये पैसा भी दो, और 500 रुपये, मतलब हाईएस्ट क्या देंगे पहली बार में, 6 माह तक जेल करो, 500 रुपये जुर्माना भरो, मतलब एवं के साथ चलेंगे। और या भी कर सकते हैं, या तो 500 रुपये जुर्माना दे छूट जाओ, ठीक, या 6 माह की जगह काट लो, मतलब या का मतलब लोगे तो इन दोनों में से कुछ एक चीज़, और एवं लगा दिया जज के ऊपर है कि जज कहते हैं बेटा ये भी करो और ये भी करो, ठीक। और इसमें से भी 1 से 6 माह तक वो 2 भी कर सकता है, 2.5 भी कह सकता है, 3 भी कह सकता है, मैक्सिमम 6 कर सकते हैं। दूसरी बार अगर गलती करी तुमने, फिर से ही दूसरी बार के लिए क्या लिखोगे, तो तुमने फिर से करी तो 6 माह से 1 वर्ष कर लो। अब पता क्या करना, ऐसे लिखना, इसलिए 6 माह लिख लो, ऐसे डैश मार लो, यहाँ पे 1 वर्ष कर लो, बाकी दूसरी बार करोगे और फिर से अस्पष्टता करोगे, फिर से तुम करोगे तो जज के फिर से आ गए, तो क्या होगा 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास, 200 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना। अब फटाफट वहाँ से 200 कर दो, वहाँ 500 कर दो। अब तीसरी बार लिखो, डैश मार दो नीचे, 6 माह से 1 वर्ष कर दो और 200 रुपये से 500 रुपये जुर्माना। तीसरी बार अगर तुमने करा तो 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की सजा, एवं या 500 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना। 100 से 500 पहली बार में, 200 से 500, फिर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कि ऐसे मारना, बस यहाँ पे 6 माह लिख दो, यहाँ पे 1 वर्ष लिख दो, बाकी डैश मार के यहाँ 200 लिख दो, यहाँ 500 लिख दो, ठीक। और तीसरी बार में क्या लिखोगे, क्या हो गया, 1 वर्ष लिखा, 1 वर्ष के बाद लिखोगे 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, फिर 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, ठीक है। और एवं यहाँ लगा के यहाँ लिख दो 500 से 1000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, बहुत बाकी स्पष्टता बताया नहीं, और फिर से चौथी बार किसी ने कर दिया तो है नहीं, तो ऐसे बहुत स्पष्ट बताया नहीं, लेकिन ऐसे बताते हैं चौथी बार कर दिया तो तीसरी बार वाले का जो जुर्माना, जो नियम लिखा है, दंड लिखा है तीसरी बार वाले का, अगर चौथी बार कर दिया तो तीसरी बार वाले का जो दंड लिखा है वही दिया जाएगा। या फिर ये जज की विवेक की शक्ति का होता है कि जज क्या कहेगी, बेटा तुम बार बार कर रहे हो तो चलो ये और बढ़ा लो, ठीक है। वरना तो ऐसा लिखा बताएगा कि तीसरी बार में लिखा है क्या, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, एवं या 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक। ये लिखा आपने, एक हेडिंग बनाई थी कि इसकी विशेषताएं, और डैश लिख दिया, ये है ना इसकी विशेषताएं। अब लिखो इसकी समस्याएं, जहाँ वो लिखा है ऐसे लिखना, इसकी समस्या किसकी, इस नागरिक
अधिकार संरक्षण, ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की समस्याएं क्या हैं? नागरिक अधिकार संरक्षण की आपने विशेषताएं लिखी थी, उसमें लिखा था कि अस्पृश्यता ये है, ऐसे लिखा था। तो अब आप लिखोगे इसकी समस्याएं क्या हैं, इसकी समस्याएं। और जब इसकी समस्याएं लिख रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, अगर इसकी समस्याएं लिखने के बाद ऐसे लिखा आपने इसकी समस्याएं लिखा और ब्रैकेट में लिख लो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी समस्याएं लिख रहे हैं। अब विशेषता हमने लिख ली, विशेषता का मतलब होता है जो उसमें मेन बात है वो क्या है कि उन्होंने बताया उस कानून ने कि अस्पृश्यता क्या है और उन्होंने बताया कि अस्पृश्यता के लिए दंड क्या है। अब इसमें समस्या लिख रहे हैं कि भाई आप समस्या बता रहे हो। तो नंबर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अभी तो लिखा ऊपर आपने, लिखो। इसमें पहली समस्या क्या है, इसमें एसटी का संरक्षण नहीं है। एसटी बोले तो अनुसूचित जनजाति। इसमें नंबर 1 क्या लिखो, इसमें एसटी का संरक्षण, एसटी के ब्रैकेट में लिख लेना अनुसूचित जनजाति, ये लिखा है ऊपर, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। एससी को क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति बोलते हैं, इसमें जनजाति बोलते हैं। एसटी, एसटी भी लिखूं, संरक्षण नहीं है, यानी कि एससी की केवल बात है, एसटी की बात नहीं, एक तो ये गलत बात है। नंबर 2 लिखो, व्यवहार में यह कानून प्रभावी नहीं है। व्यवहार में यह कानून प्रभावी नहीं, व्यवहार में यानी प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए, यानी कि लोग लगता है कि यार ठीक है 100 रुपये 500 रुपये तक छूट सकते हैं, दे दी गाली, ठीक है, बैठाने से मना कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? कुछ लोग ऐसे करते भी जानबूझ के। हाँ, व्यवहार में यह प्रभावी नहीं है, व्यवहार में ये कानून प्रभावी नहीं है, यानी कि उतना प्रभाव नहीं डाल रहा कि आपने कानून बना दिया तो इससे कानून के डर से लोग अरे अस्पृश्यता मत करो, कानून बना हुआ है। उन्हें पता है यहाँ लिखा एवं या, साठगांठ हो जाएगी किसी प्रकार से वकील की उससे, तो या वाला करवा लेंगे और 100 से 500 के हमेशा 500 नहीं 100 भी देने पड़ सकते हैं। 100 रुपये लो, उस गाली बक दी, कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, फिर कब अपमान कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, इसलिए व्यवहार में की उनको डर ही नहीं लग रहा है जो अस्पृश्यता कर रहे थे, तो ये एक समस्या बड़ी है इस कानून की, आपने कानून बना दिया। तो 2 समस्या ही है बस, ठीक। तो अब अगली लाइन से लिखो, अतः इन दोनों समस्याओं के निवारण के लिए, अतः इन दोनों समस्याओं के निवारण के लिए, मतलब ये दोनों समस्या गायब करने के लिए संसद ने अब संसद ने, अगर आपकी लाइन कति एंड में पहुंची तो अगली लाइन से लिख लेना, संसद ने एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 1989, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना 1955 में पहला नियम कानून बना था, 1976 में उसका नाम चेंज करा, 1989 में अब एसटी के लिए भी करके उन्हें समस्याएं दूर करी। अब हम ये पढ़ेंगे कानून और इसमें समझेंगे तो कि इसमें दंड इतने कर्रे बनाए गए कि आपको डर भी लगे। यानी कि एससी अब नाम क्या हो गया, चेंज होके अब जो चल रहा है ये चल रहा है आज, एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक। इसको अंडरलाइन कर लो और लिख लो इसकी विशेषताएं हैं। एससी का मतलब अनुसूचित जाति, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति, ठीक। तो इन पे अगर आपने अत्याचार करा तो उनका निवारण अधिनियम कानून बनाए। अब इस कानून को जब समझेंगे तब देखो क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। नंबर 1 लिखो, इसकी विशेषता क्या है। यह कानून एससी एसटी दोनों को संरक्षण देता है, मतलब ये तो बात से सब पता ही है, मतलब एससी एसटी दोनों को संरक्षण देता है, एक विशेषता तो ये हो ही गई। पहले वाला कानून क्या था, वो खाली एससी को देता था, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो, एससी और एसटी के विरुद्ध 22 कार्यों को, 22 कार्यों को अपराध घोषित किया गया। एससी और एसटी के विरुद्ध, एसटी और एससी के विरुद्ध किए गए 22 कार्यों को अपराध घोषित किए गए 22 कार्यों को, अगर आपने इनके विरुद्ध ये 22 कार्य कर दिए तो अपराध है आपका। कार्यों 22 कार्यों को अपराध घोषित किया गया।
यानी इस कानून में ऐसा है कि आपने उन्हें 22 कार्य बता दिए कि अगर तुमने ये किया तो इसका मतलब है तुम अपराध कर रहे हो, ये वाला। नंबर 3 लिखो, इन कार्यों के लिए, यानी कि वही कौन से, जो अपराध वाले, इन कार्यों के लिए 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा, 6 महीने से 5 वर्ष तक की सज़ा, यानी सज़ा भी बढ़ा दी, 6 महीने से 5 वर्ष तक की सज़ा। अगर आपने ऐसा कोई कृत्य किया और आप पाए गए, उसमें गिल्टी पाए गए कि आप ही ने किया है, तो इसका मतलब है कि आपको 6 महीने से 5 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। नंबर 4 लिखो, अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। अभियुक्त, ये लिखा है, अभियुक्त, अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। अभियुक्त लिखा है, अभियुक्त की तत्काल, यानी कि जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है, सिद्ध हुआ नहीं हुआ अलग बात है, अभी आप पे आरोप लगा है, खाली सिद्ध होना अलग बात है। तो अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी, तुरंत के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसका, इसी से बात छिड़ा था। 5वां लिखो, अभियुक्त के लिए, अभियुक्त के लिए अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल, अभियुक्त के लिए अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल, अभियुक्त के लिए अग्रिम जमानत, ठीक है, अभियुक्त के लिए अग्रिम जमानत, ये से बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल, ANTICIPATORY, ठीक, BAIL, बेल का प्रावधान नहीं होगा, का प्रावधान नहीं होगा। यानी होता नहीं होता है कि अच्छा आप जब गिरफ्तार हो गए तो बेल पे छूट जाते हैं, अग्रिम जमानत और आप घूम रहे हैं तब तक बेल, एंटीसिपेटरी बेल नहीं घूम रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, दंड कैसा कर दिया कि अगर आरोप लगाया, अभियुक्त का मतलब क्या, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है अभी कि आप आरोपी हो, इनने आरोप लगा दिया, इनने हमारे साथ अस्पृश्यता करी, तो आपकी तुरंत तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, आप गिरफ्तार किए, क्या याद है? हाँ, वही जो आप बताए, सही बात है, करंट का मुद्दा था। तो क्या हुआ कि अभियुक्त पे तुरंत, यानी चौथा और 5वां पॉइंट क्या है, 22 कार्य है, 100 कार्य कर दो अलग बात है, 22 कार्य बता दिए 22 कार्य में, लेकिन चौथा क्या है, तुरंत के तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी तत्काल, और आपको बेल नहीं दी जाएगी। आप तो कई लोग तो पैसे वाले कि भाई गिरफ्तार कर दी, बेल पे छूट रहे हैं, बेल पे घूम रहे हैं, चलो बाकी देखते हैं, लेकिन बेल का प्रावधान नहीं है। ये चौथा 5वां। अब इसी केस विशेषता इसकी हो गई ये 4, ठीक है, 5 सॉरी। तो इसमें एक अगली लाइन मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखो 2015 में। अब ध्यान रखना, ये 1989 का कानून था, 2015 में अब आ गए। 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया, यानी ये कानून तगड़ा बना दिया भैया आपने, तत्काल गिरफ्तारी कर दी। लोग सोचे थे कि यार धोखे से हो गया, आपने गिरफ्तार कर दिया हमें और बेल भी नहीं दे रहे आप। 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया। ठीक है, कि संशोधन किया गया जिसके द्वारा अब देखो 2015 में और तगड़ा मामला कर दिया, जिसके मतलब 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया जिसके द्वारा, ठीक, जिसके द्वारा लिखा और डैश मारो ऐसे करके। अब यहाँ पे नंबर 1 लिखो, जिसके द्वारा दो संशोधन किया गया। नंबर 1 में क्या संशोधन किया गया लिखो, इसमें नंबर 1 में लिखोगे अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई। अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई। जो 22 संख्या थी पहले ऊपर लिखी थी, अब वो 47 कर दी गई, यानी और नए 3-4 बातें जोड़ दी, मतलब टोटल बातें जोड़ दी, 47 हो जाएंगी। तो उसको बोला इनको अपराध भी माना जाएगा। ठीक है, और क्या दूसरा संशोधन लिखो, मतलब ये कार्य पता कैसे होते हैं, जैसे बताया ना, एक हमने बताया बैठने बिठाने से मना कर दिया, ये भी एक कार्य हो गया। ठीक, यानी आपने बेकार करा लिया किसी से, अगर जबरदस्ती काम करा लिया, पैसे भी नहीं दिए, तो उसके लिए तो आपने एक तरीके से अस्पृश्यता कर दी उसके साथ।
या फिर जबरदस्ती वोट डलवा रहा हो कि वोट डालो वोट डालो, ये भी एक तरीके से ये हो गया। पानी पीने से मना कर दिया, कुछ कर दिया, ये सब कार्य ऐसे हैं। तो 47 कार्य ऐसे बढ़ा दिया। दूसरा लिखोगे कि इस कानून से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए, इस कानून से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये लिखा है, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। हिंदी में लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, इंग्लिश में लिखना वैसे लिख लो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ऐसा कोर्ट बना देता है कि जल्दी जल्दी फटाफट मामला निपटाओ, जल्दी जल्दी इसका जो निर्णय निकालो। ठीक है, ये लिखा। तो यानी कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। ठीक, अब ये बात, अब देखो टोटल सोचो 2015 में ऐसा कर दिया गया, यानी जहाँ 22 काम आप करते थे और आप उसमें 22 काम कर दिए, और उसके अलावा 22 काम को छोड़ के अलावा कोई काम कर रहे होगे, मान लो आप जैसे ये वाले 22 काम है, ये आपने अगर करे तो आप अपराध में आ गए। इसके अलावा जो काम बच रहे हैं आप कर सकते थे, आप अस्पष्टता नहीं कर रहे हो, ठीक। लेकिन अब वो 47 काम और मतलब थोड़े और जोड़ दिए। कितने और जोड़ देंगे, कितने और जोड़ेंगे, 47 हो जाएगा। 22 में कितने और जोड़ेंगे, 25, ठीक। यानी 25 अभी तक जो आप काम कर रहे थे बड़े मज़े से, अब बता वो भी उसकी श्रेणी में आ गए, यानी कि और कठिन कर दिया गया। फिर सज़ा बढ़ा दी गई, तत्काल गिरफ्तारी कर दी गई, बेल भी नहीं दी जाएगी, अब इतना कुछ कर दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने लिखा था अगली लाइन से लिखा था, अतः इसको संशोधन करेगा, 2 संशोधन ये कर दिए गए। अब एक पैराग्राफ चेंज करके फिर से एक लाइन लिखो, इसी कानून में चल रही, क्या लिखोगे कि इसी संदर्भ में या इसी के आलोक में लोगों ने चुनौती दी, भैया इतना कठिन कानून कैसे, हमें पूरा क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी ना। इसी संशोधनों के आलोक में, क्या बोला था, कानून बोला, इसी संदर्भ में, ठीक है, इसी संदर्भ में जो भी लिखो, बात एक ही है, मतलब जो संशोधन जो कानून है इसको चुनौती दी गई न्यायालय में कि भैया इतना कठिन कानून कैसे, ठीक। इस संदर्भ में इस कानून को न्यायालय में मतलब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। ठीक, चुनौती दी गई। अब अगली लाइन में लिख लो, एससी का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही, उन्होंने कही 10 मार्क एसी में लिख लो, कानून सही है, कानून को बहस कराया, कानून सही है भाई, चलता रहेगा, कानून सही है, ठीक, यानी कि वैध है, ठीक, कानून वैध है, कानून में मतलब कोई हवाबाई नहीं है। लेकिन इसी में लिखना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिखा कानून सही है। दूसरा पॉइंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो तत्काल गिरफ्तारी है, तत्काल गिरफ्तारी और जो बेल वाला सिस्टम है वो रद्द कर दिया कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, ठीक है। और जो बेल है वो जो 2 प्रावधान है कि आप बेल नहीं दोगे, एक तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं करोगे, और आप गिरफ्तार कर भी लोगे किसी वजह से, आपने देख लिया कि ठीक है वो दोषी पाया जा रहा है आपके हिसाब से, तो अगर वो अग्रिम जमानत की अपील करता है तो आप अग्रिम जमानत भी दे दोगे उसे। यानी क्या लिखोगे, तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि कानून सही है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, पहले क्या, तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधानों को रद्द कर दिया, यानी ये हटा दिया कि भाई तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, थोड़ा सुकून दे दिया। अब क्या हुआ फिर समझो, ये लिख लिया। यानी आर्टिकल 17 वैसे बहुत जरा सा है, लेकिन हमें आर्टिकल 17 आप समझ लें, हम समाज में आराम से बात कर सकते हैं। पेपर के हिसाब से कोई पूछ लेगा आर्टिकल 17 में क्या आता है, तो आप लोगों को अस्पष्टता का उन्मूलन, आप समझो। इधर बस एक लाइन और लिखनी, आर्टिकल 17 फिनिश। शुरू से आर्टिकल 17 समझते हुआ हो,
कि शुरुआत में अस्पृश्यता होती थी, ऐसा चलती थी, तो संविधान जब बना उनने आर्टिकल 17 डाला, उन्होंने कि भैया छुआछूत वगैरह सब चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए आर्टिकल 17 कर दिए, इसकी मनाही होगी और इसका कोई अपवाद नहीं है, सब पे लागू होगा। तो लेकिन अस्पृश्यता ऐसे लिख के चले गए। फिर ने कहा, लोगों ने कहा अस्पृश्यता है क्या है क्या। उन्हें उस टाइम तो छुआछूत इतनी लगती थी कि इसको पानी नहीं पीने दे रहे हैं, इसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, इसके साथ ऐसा वैसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें अस्पृश्यता इतनी लगती थी। लेकिन ऑटो बैठने से बिठाने से ही मना करने लगे, ठीक है, उसमें इच्छा है तो इसका मतलब देखो, अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी में तो मना कर सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक वाहन में नहीं कर सकते हो आप, अपनी खुद की गाड़ी ले जाओ, उसे मना कर दो हम तुम्हें नहीं बैठा लेंगे, मत बैठा लो, या उसकी गाड़ी मत बैठो, ठीक। लेकिन सार्वजनिक वाहन लिखा है, तो बता रहे ऐसे हमने बताया कि परिभाषित नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अस्पृश्यता तो सब समझते हैं, छुआछूत तो सब समझते हैं, तो ये छुआछूत की मनाही है। लेकिन आगे आने वाले लोग शब्दों में ज़्यादा खेलने लगे, भैया क्या क्या है, ये छुआछूत में है या नहीं है, तो फिर संसद को कानून बनाना पड़ा। उनने परिभाषा बताई, संसद ने कानून बनाया, ठीक। पहले कानून क्या बनाया, फिर उसका नाम चेंज, 1955 में कानून बनाया, ठीक। और उसके बाद में 1976 में उसका नाम चेंज कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बता दिया। उसमें बता दिया अस्पृश्यता क्या है, यानी कि SC जाति के हिसाब से, जाति के आधार पर अगर भेदभाव करना है तो वो उसको बोलेंगे अस्पृश्यता है। और जैसे ये वो पॉइंट बता दिए। उसके बाद उन्होंने अपराध दंड भी बता दिया कि यार ऐसा कोई करेगा तो दंड ये है, बहुत सस्ता दंड। तो लोगों को लगा ठीक है, तब भी तो फिर इसकी दो समस्या क्या पाई गई, एक तो ST जाति वाले के साथ अभी भी अन्याय हो रहा था, और व्यवहार में कानून प्रभावी नहीं है कि दंड कर रहे हैं 500 रुपये दे दिए मैक्सिमम, छूट गए, फिर छूट गए, या फिर 6 महीने जेल भी बहुत बड़ी जेल नहीं है, उस जेल में भी अच्छा व्यवहार रहता है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। 6 महीने का जेल है, अगर किसी को व्यवहार अच्छा दिखता है वो अपील डाले कि भाई मेरा व्यवहार आचरण बहुत अच्छा था, मुझे करा जाए, मुझे रिहाई करी जाए, तो कई बार रिहाई कर भी दी जाती है। या 15 अगस्त आ जाती है, कभी 26 जनवरी आए तो 15 अगस्त को भी कई कैदी रिहा कर दिए जाते हैं कि इन दिन के आचरण ठीक है, चलो ऐसा कर दिया जाए, वो होता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि होना ही होना आपको रिहाई कर दी जाएगी, 15 अगस्त तारीख छूट जाएगा तुम, वो सब वो जज के ऊपर है, सबके ऊपर है। तो ये चीज़ है भाई, दो समस्या दिखी, तो उसी आलोक में उनने कानून बना दिया। उनने अब कह दिया ST और ST के लिए अत्याचार करोगे, उसके निवारण का अधिनियम बने 1989 में। उनने वो बनाने के बाद उसमें ऐसे प्रावधान डाल दिए कि 22 के डाल दिए, फिर जो चौथा 5वां पॉइंट क्या डाल दिए, तत्काल गिरफ्तारी करी जाएगी और एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं दी जाएगी, आपको अग्रिम जमानत भी नहीं दी जाएगी कि आप जमानत से बाहर घूमने लोगों, ऐसा भी नहीं करा जाएगा। तो ये दोनों के बाद जब हुआ तो उन्होंने फिर और संशोधन थोड़ा कर भी दिया कि थोड़ा और कर दो। 2015 में, अभी रिसेंटली 2015 में मोदी जी की गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया था, तो संशोधन में डाले कि भैया 22 कारों से बढ़ा के 47 कर दिए, ठीक, ये कर दिया। और दूसरा क्या कर रहा था कि ऐसे कोर्ट में कोई मामले पहुंचा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा अलग से, सुप्रीम कोर्ट से अलग कोर्ट बनेगा, मतलब उसी की बेंच की अंदर बात होती है कि यहाँ के जो लोग जज वगैरह होंगे वो जल्दी जल्दी इसको मामला निपटार करो। देखो सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत पेंडिंग रहते हैं ना, कि साल दर साल चले पड़े हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता है कि वो जल्दी जल्दी निपटारे करते हैं कोर्ट के। तो इन्हें बनाया, तो लोगों ने चुनौती डाल दी कि भैया इतना कठिन कोर्स हो गया, फटाफट अब लोग अब इसका बहुत दुरुपयोग किया गया, अपराध कर रहे थे लोग, कुछ लोग आरोप लगा दे रहे कि मैं तो ऐसे ही, मैंने बताया ना, ऑटो में बैठे ने मना कर दिया, चाहे भले किसी और वजह से मना करा, अब वो तत्काल गिरफ्तारी होगी आपकी, आपको बेल भी नहीं मिल रही है, आप प्रूव भी नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आप फंस भी रहे हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको फटाफट सजा मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत हुई, तो लोगों ने चुनौती दी कोर्ट में कि भैया ये कानून तो भाई ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत दे रहा है, किनको, सवर्णों को, ठीक, ऐसे बार। तो उन्होंने चुनौती ली सुप्रीम कोर्ट ने, कानून सही है कि भाई करते हो तुम लोग, ठीक है, अभी अखबार में दिखता है कानून सही है, लेकिन तत्काल गिरफ्तारी वाली बात है और जो बेल ना मिलने वाली बात है वो एक अधिकार है एक तरीके से सबका, तो वो उन्होंने रद्द कर दिया, ये पॉइंट हटा दिए, ठीक। अब एक लाइन ये लिख लो कि जब उन्हें पॉइंट हटा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए, अब फिर जब सुप्रीम कोर्ट जैसे ये जो पॉइंट हटाए, कानून सही तो वो लोग खुश हुए, SC ST वाले और लोग, ठीक है। लेकिन जब उन्हें ये 2 पॉइंट हटाए, जनता सड़क पर उतर गई कि ऐसे कैसे है, कैसे, मतलब जब कोई चीज़ किसी को मिली अब वो छीन ली। अब फिर दबाव, अब अगला जो लाइन लिखोगे वो लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, इसके बाद, यानी किसके बाद, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, इसके बाद जन दबाव में, जन का मतलब जनता, वो जनता, जन दबाव में, अच्छा दबाव कैसे लिखा आप लोगों ने, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है कि ऐसे लिखा है, या ऐसे लिखा है, या ऐसे लिखा है, दब गए ऐसा तो नहीं है, मतलब इसमें क्या है, पहले का पेट चिरा है दूसरे का नहीं चिरा है, इसमें पहले का पेट नहीं चिरा है दूसरे का पेट चिरा है, इसमें दोनों का नहीं चिरा है, इसमें दोनों का चिरा है, ये वाला। और ये किसने लिखा है, ये वाला, ये वाला कुछ संशोधन करना चाहोगे, सही है? ये वाला सही है फिलहाल, ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, तो मैं पूछा आप संशोधन करना चाहेंगे, लेकिन आप पढ़े रहे, अच्छी बात है। एक निवस्त थोड़ा दबाओ, ठीक है। अच्छा मुझे लिखा, अब मुझे लिखा जवाब लिखना है कि आप इसका सवाल का जवाब दो।
सवाल का जवाब, तो उसमें क्या होगा कि जा मैं यहाँ कर दूँ, लो यहाँ पे भी जा कर दूँ, ये जा सवाल जवाब जो होता है, तो जवाब में कौन सा हो जाएगा कि मैं दा की जगह जा कर दिया, बाकी बा बताओ कैसे वाले आएंगे। यही वाला रहेगा जो आपने जैसे दबाव में लिखा है, या फिर कुछ चेंज होगा इसमें? ये वाला पहले जाएगा, नहीं हर बार क्या पता, ऐसे लिख दो जवाब में ये वाला हो जाएगा। ठीक, मतलब आपको दबाव लिखना है तो बोलने में दबाव, दबाव, और जवाब क्या होता है ये। ठीक, सही चलो सवाल जवाब हो गए, दबाव में। तो इसके बाद जन दबाव में, जिसके बाद जन दबाव में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदल दिया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदल दिया। ये जो मुद्दे ऐसे होते रहते हैं, इनसे पता लगता रहता है कि अभी भी संसद और सुप्रीम कोर्ट में टसल चल रही है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है भाई कानून तो सही है, लेकिन तत्काल गिरफ्तारी वाली और जो बेल वाली बात है वो हटाओ, उन्हें रद्द कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मतलब पूरे भारत में लागू होना है, लेकिन जनता जब सड़क पर उतर आई बहुत ज़्यादा, इससे राजनीति प्रभावित हुई कि भैया अगर कल को चुनाव हुए पूरी एक इतनी बड़ी जनसंख्या में वोट ही नहीं देगी, तो फिर संसद में फिर यही मोदी गवर्नमेंट ने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटा, कानून फिर से बना कि भैया नहीं, जो संसद का कानून है वो मानेंगे नहीं, कानून यही चलेगा जो हमने बनाया है, तत्काल गिरफ्तारी होगी, एंटीसिपेटरी अभी भी चल रहा है। अभी कोई आरोप लगा दे हम लोगों को किसी पे भी, मतलब जो भी जानना चाहती है, आप तत्काल गिरफ्तारी और आप तुरंत जाएंगे। ठीक, हालांकि वो कितना, तो इसका मतलब समझ आएगा सुप्रीम कोर्ट आप क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया, और पुरानी धाराएं को ब्रैकेट में लिख लो, क्या कौन सी, तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत, और पुरानी धाराएं ब्रैकेट में लिख लेना, तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत फिर से लागू कर दी गई, यानी उनका निर्णय तो बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कही वो कहेंगे कोई बात नहीं, सुनो सुप्रीम कोर्ट की, हमारी सुनो। पुरानी धाराएं ब्रैकेट में लिखोगे आप क्या, अग्रिम जमानत, मतलब वही एक तत्काल गिरफ्तारी कॉमा अग्रिम जमानत, ये दोनों जो धाराएं सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द करी थी आपने फिर से लागू कर दी कि नहीं ये चालू रहेंगी, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, समझ में आए। देखो अब हमें करना था, हम अगर हम ऐसे भी कर सकते थे ना, आर्टिकल 17 हम खाली इससे समझते हैं, आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, बात खत्म, और ये किसी एग्जाम में आता था, लेकिन हम आर्टिकल 17 ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन अब आर्टिकल 17 समझ गया पूरा अच्छे से। वैसे आर्टिकल 17 उतना ही था कि अस्पृश्यता हटाई जाएगी, अब आर्टिकल 18 आ जाओ, अब हेडिंग डालो आर्टिकल 18, तब हमारा समानता का अधिकार पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, इसमें लिखो डैश मार के लिखो क्या, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, डैश के लिखो उपाधियों का अंत। इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये ई है और ये एस है। ठीक है, यानी कि अब कायदे में बात तक कर सकते हैं हम कि कुछ एग्जाम से छोटे मोटे बस कह दिया, ये आर्टिकल 18 हो गया, बात खत्म, आर्टिकल 19 आ जाओ। लेकिन हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ ले रहे हैं जाकि आर्टिकल 18 को किसी के सामने और बता पाए कि हमें और भी कुछ पता है। ठीक है ना, तो उपाधि है, अब आपने कह दिया उपाधियों का, इसमें इतना ही लिखा है, लेकिन यहाँ लिख के आ जाए सम्मान, उपाधि और सम्मान, तो आप लोग उस टाइम कन्फ्यूज हो जाओगे, किसी क्वेश्चन में आ जाए। इसीलिए मतलब जैसे तो कुछ लोग पढ़ते हैं छोटे छोटे क्लासेस में, तब पढ़ता है कि उपाधियों का अंत है, आर्टिकल, और क्वेश्चन भी तय बनता है कि आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, सही हो गया आपका क्वेश्चन। लेकिन कोई एग्जामिनर अगर थोड़ा चाहेगा चालू कर लेना, सम्मान लिख दे वहाँ पे, तो आप समझ जाओगे, आप समझोगे क्या था क्या नहीं था, तो इसलिए हम आगे पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, वरना तो एग्जाम में इतना लगभग पूछ लिया था, 17 में पूछ लिया अस्पृश्यता का उन्मूलन, लेकिन 17 में वहीं लिख दे कोई एग्जामिनर कि क्या अस्पृश्यता, वो कह देगा, वो अपने आप ही बता देगा आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है और संविधान में इसको परिभाषित किया गया है।
तो आपका तो हो सकता है सही है, तो आप इसलिए अगली वाली लाइन भी हमें लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए तो अब 18 का 1 मतलब अब 18 आर्टिकल पढ़ रहा है, तो 18 का 1 में क्या लिखा है, कुछ लिखा है, तो 18(1) में छोटा सा पॉइंट बनाओगे, इसमें लिखो डैश मार के। 18(1) में क्या लिखा हुआ है, राज्य उपाधि नहीं देगा, राज्य उपाधि नहीं देगा। राज्य कौन, आर्टिकल 12, ठीक है। राज्य उपाधि नहीं देगा, लेकिन राज्य सैनिक उपाधि, राज्य सैनिक उपाधि और विद्या संबंधी उपाधि दे सकता है। राज्य उपाधि नहीं देगा, लेकिन राज्य सैनिक उपाधि और विद्या संबंधी उपाधि दे सकता है। इसको लगे हाँ समझ लो, तो दूसरा लिख लेते हैं। यानी ये क्या है, राज्य उपाधि नहीं देगा। जैसे आपको पता होगा कि ऐसे सर एक चलता है, ठीक है। ब्रिटेन में एक उपाधि मिलती है सर, कि सर की उपाधि मिलती है, उनके नाम के आगे सर लगने लगता है, ठीक है। ये उपाधि मिलती है कि आपको एक उपाधि मिल गई, अरे आप तो ये हो गए, तो उपाधि मिल गई तो उसके नाम के आगे वो लगा लेंगे। तो नहीं, राज्य ऐसी कोई उपाधि नहीं देगा कि आपने नाम के आगे लगाया वो घूमने लगो। लेकिन सैनिक उपाधि मिल सकती है, परमवीर चक्र इस समय आपको ऐसे कर दिया उपाधि दी जा सकती है। विद्या संबंधी उपाधि दे सकती है कि डॉक्टरेट लगा लो, इंजीनियर लगा लो अपने नाम के आगे, ठीक है। तो ये विद्या संबंधी उपाधि राज्य दे सकता है, लेकिन वैसी कोई उपाधि नहीं देगा कि आप कोई अपने नाम के आगे लगा घूमोगे। 18(2) में लिखो 18(2) भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारतीय राज्य से और भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। यानी कोई भारत का नागरिक है अगर, तो जैसे मैंने बताया ब्रिटेन में ये सर वाली उपाधि चल रही है, तो ब्रिटेन का व्यक्ति कह रहे हैं आप बहुत अच्छे लाओ, हम आपको सर की उपाधि देते हैं, तो सर की उपाधि आप लोगे नहीं आप वहाँ से, ठीक। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ग्रहण कैसे नहीं करेगा, ऐसे ग्रहण नहीं करेगा या वैसे नहीं करेगा, ये ग्रहण करेगा ऐसे नहीं करेगा या ऐसे नहीं करेगा, आप ऊपर वाला आप नीचे वाला, आप बताएं। राज्य उपाधि ग्रहण ऐसे नहीं, मतलब विदेशी नागरिक ऐसे नहीं करेगा या ग्रहण ऐसे नहीं करेगा, क्या हुआ, ऊपर वाला, आप नीचे, ऊपर वाला, ठीक है। और ये क्या हो गया, वही आच्छादन, ठीक, हाँ, जो पढ़ता है, जो मिलता है, ये लेता है। चलो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। सो क्या हुआ, 18(2) में लिख लिया, यानी भारतीय नागरिक होगा वो विदेशी राज्य से ग्रहण नहीं करेगा। 18(3) लिखो, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, तीसरा 18(3) भारत में लाभ का पद, लाभ का पद में ब्रैकेट में लिख लेना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये समझाते हैं क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये सब पढ़ लोगे ना आपको कुछ भी नहीं बचेगा ना, लॉ के स्टूडेंट से भी आप अच्छे खासे भिड़ जाओगे और अपने आप भी सब चीज़ें पता होंगी, ठीक। तो 18 खाली उतना ही पता रहोगे, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इतने पे रह जाओगे। 18(3), ठीक है, इसमें क्या लिखना है, भारत में लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करने वाला विदेशी, ठीक है, विदेशी, ब्रैकेट में लिख लो गोरखा, जैसे गोरखा, विदेशी के, मैंने बोला ना भारत में लाभ का पद धारण करने वाले विदेशी, ब्रैकेट में लिख लेना क्या, गोरखा, जैसे गोरखा। विदेशी जब लिखोगे तो विदेशी की ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना जैसे गोरखा। अभी ये भी समझाएंगे सब कुछ। गा पे ओ की मात्रा फिर रखा, गोरखा, ठीक। ब्रैकेट बंद, कॉमा, विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, कॉमा, विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से, ऐसे कर लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति, मतलब आपने लिखा ना विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से,
भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक, अब अगला लिखो पॉइंट 18.4 भारतीय नागरिक, 18.4 बोल रहा हूँ मैं, भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद। 18.4 क्या है? भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी ठीक, भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी विदेशी राज्य से पद, विदेशी दो बार आएगा कि विदेशी कॉमा विदेशी राज्य से पद कॉमा लाभ या उपहार ले सकता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें वर्ड आगे पीछे ना हो जाए। भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी कॉमा विदेशी राज्य से पद लाभ या उपहार ले सकता है, लेकिन भारत की राष्ट्रपति की अनुमति से, लेकिन भारत की राष्ट्रपति की अनुमति से। भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी विदेशी राज्य से लाभ पद या उपाधि, उपाधि नहीं उपहार है, लाभ पद या उपहार ले सकता है, लेकिन की अनुमति से। बस 18.4 हो गया, बस बात। अब तेजी से समझ लो इसको भी। अनुमति से। अब सुनो, पहला क्या था? पहला था कि राज्य उपाधि नहीं देगा, ठीक है, लेकिन विद्या संबंधी या सैनिक उपाधि दे सकता है। दूसरा क्या है कि भारत का जो नागरिक है वो विदेशी राज्य से नहीं लेगा उपाधि। दूसरा क्या है, भारत का जो भारतीय नागरिक है, समझ रहे, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि, कोई विदेशी राज्य कहेगा ठीक है भैया आपको हम ये अपनी उपाधि देना चाहते हैं और आप अपने नाम के लगा घूमना कल से, तो वो भारतीय में नहीं चलेगा। तो ऐसा दूसरा। तीसरा क्या कर रहे हैं कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला कोई विदेशी। अब विदेशी क्या होता है, जैसे लाभ का पद, समझो लाभ का पद होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वही राज्य जो सरकार की कोई भी वित्तीय संपत्ति है ना, वो यूज़ जो कर रहा है, सरकारी का जो भी हल्की संपत्ति यूज़ कर रहा है, चाहे सरकारी पेन तक यूज़ कर रहा हो, सरकारी कागज़, सरकारी गाड़ी, सरकारी बिल्डिंग, जो भी यूज़ कर रहा है वो ऑफिस लाभ का पद धारण करा हुआ है व्यक्ति, ठीक है, यानी कोई भी सरकारी नौकर एक प्रकार से है लगा हुआ, वो व्यक्ति क्या लाभ का पद धारण कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति, तो गोरखा लोग होते हैं जो नेपाल के लोग आते हैं, नेपाल के लोग हमारी सेना में आते हैं, ठीक है, नेपाल के लोग हमारी इंडियन, हाँ इंडियन आर्मी में, जो इंडियन आर्मी है ना, तो इंडियन आर्मी में इंडिया के लोग तो हैं ही, नेपाल देश के भी लोग आते हैं हमारी सर्विस देने, वो हमारे इंडिया की तरफ से लड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके लोग हायर करते हैं। जैसे इस टाइम रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो रशिया और यूक्रेन ने बहुत लोगों को बुलाया कि आओ हमारी तरफ से लड़ो, बाहर के बहुत सारे निकाय, तो कुछ लोग अपनी सेवाएं दे देते हैं, उसके बदले पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब नेपाल के लोग आते हैं, गोरखा लोग आते हैं, वो लोग, तो वो लोग जब आते हैं यहाँ के, तो उनको यहाँ पैसे मिलते हैं, उनका घर बार चलता है, लेकिन वो सब काम करते हैं इंडियन की तरफ से करते हैं। कोई वॉर हो रही है इंडिया की चाइना से हो रही है, तो वो लड़ेंगे हमारी तरफ से, ये नहीं करेंगे हम नहीं लड़ेंगे, हम तो नेपाली हैं, हम तुम्हारे देश के थोड़ी ना, वो इंडियन आर्मी में आते हैं। तो गोरखा ने काफ़ी अच्छा हमारे लिए योगदान दिया है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे गोरखाओं की तो उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने योगदान दिया है। तो इसलिए हमने बता दिया कि विदेशी का हम लोग भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, जैसे गोरखा, ऐसे ही कोई और अगर विदेशी है तो लाभ का पद धारण करा हुआ है, ठीक है, तो लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से दूसरा कोई राज्य अगर देगा तो ले सकता है, क्योंकि तुम तो भारतीय, हम दूसरे वाले मना क्या करा, दूसरे वाले मना करा भारतीय नागरिक नहीं लेगा विदेशी से। तीसरा बार कहना कि आप तो विदेशी ही हो, लेकिन हमारे यहाँ लाभ का पद धारण करो, कल को जा भी सकते हो यहाँ से, तो इसलिए आप विदेशी राज्य से ले सकते हो, लेकिन वो भारत की राष्ट्रपति की अनुमति लोगे पहले आप, कि हमारा भारत का राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है आप ले लो, तो आप उपाधि ले सकते हो, ठीक, ताकि कल को आप अगर जाओगे तो अपने नाम में अलग लगा घूमना। चौथा क्या हो गया, भारतीय नागरिक या भारत में कोई विदेशी। अब यहाँ भारतीय नागरिक भी आ गए चौथे में, कि भारतीय जो नागरिक होगा और भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य मतलब दूसरे किसी दूसरे देश से, यानी कि उसका पद लाभ या उपहार। इस वाले में इसमें लिखा ना, इसमें लिखा है जो विदेशी के लिए मना करा गया कि आप राष्ट्रपति की अनुमति लोग, उसमें क्या उपाधि के लिए लिखा गया, उपाधि ले सकते हो आप, ठीक है, ले लो, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति करके ले लो, और ये विदेशी गोरखाओं जैसे लोगों के लिए। लेकिन अब क्या, भारत का नागरिक भी है यहाँ पे और यहाँ पर विदेशी भी है जो लाभ का पद धारण करा हुआ है, उसके लिए क्या है, पद की आप नहीं ले सकते, लाभ और उपहार। लेकिन हाँ भारत की राष्ट्रपति की अनुमति ले लो
तो आप कोई पद लेने गए हो बाहर कि आपको कोई पद मिल गया कि आप भाई दूसरे देश में जाओगे तो आपको ये पद मिला हुआ कि वहाँ पे सम्मान मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे भारतीय नागरिक हमें, तो हम किसी देश में जाए हमें कोई पद मिल गया कि भाई वहाँ पे हमारा एक पद बना हुआ है तो सम्मान है, हमें वहाँ पे सम्मान मिल रहा है, लाभ कोई मिल रहा है कि आप हमारे जब विदेश में आकर करोगे तो आपको ये सुविधाएं हम दे दिया करेंगे, आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है। जैसे कोई अच्छे टीचर्स होते हैं, कोई अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, यहाँ दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको अच्छे से थोड़ा लाभ मतलब थोड़ा फ़ायदे मिलते हैं, या उपहार सम्मान दे दिया कोई, ठीक है, ये उपहार वाली बात है। तो जो गिफ्ट वगैरह दे दिए तो गिफ्ट दे दिया, तो ये कि ये आप ले सकते हो लेकिन भारत की राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक। वैसे ले लिया अगर तो इसका मतलब आपको जमा करने पड़ेंगे या तो, और आपके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई हो सकती है कि भाई आपने ऐसे कैसे निर्धारण कर लिए। तो ये आर्टिकल 18 हमें ये भी बताता है, 18 इतना ही नहीं है, 18 ये भी है, आपको पता ही नहीं था और आपने ले लिया तो अरे मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब भारतीय नागरिक को ये मना है, भारतीय नागरिक चौथा वाला और दूसरा वाला तो आप बाहर से नहीं ले सकते, और यहाँ पे ले सकते हो बाहर से। यहाँ देखो बाहर से उपाधि नहीं ले सकते, उपाधि तो कभी नहीं ले सकते आप, उपाधि जो आप नाम का वो पद ले सकते हो, लाभ ले सकते हो, उपाधि ले सकते हो, लेकिन भारत की राष्ट्रपति की अनुमति से, समझे। उपाधि पद लाभ उपाधि सब में अंतर है, हम पढ़ेंगे कुछ है, क्लास लेने आता है वो भी एक कीड़ा कोई। 18(4) समझ में आ गया। अब एक लिख लो कि जैसे 18 अब हाँ 18 आर्टिकल वैसे खत्म हो गया, इससे संबंधित 2-3 जो विवाद उठे, भारत रत्न है या पद्म सम्मान है वो क्या है, लेकिन एक हेडिंग बना लो उपाधि क्या है। जैसे उपाधि समझ में था, उपाधि किसे कहोगे जो आप मना कर रहे हो उपाधि नहीं ले सकते, उपाधि क्या है, क्वेश्चन मार्क और डैश मार्क लिखो, उपाधि क्या है। अब मैं तेजी से बोल रहा हूँ, एक परिभाषा से लिखो। उपाधि से तात्पर्य है, उपाधि से तात्पर्य ऐसी पदवी से है, उपाधि से तात्पर्य ऐसी पदवी, पदवी ऐसे लिखेंगे, यानी कोई एक ऐसा पद। उपाधि से तात्पर्य ऐसी पदवी, ऐसी पदवी से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति, जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे, जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे करता है। नाम के आगे लगा लिया, नाम के पीछे लगा लिया, यानी उपाधि से तात्पर्य ऐसी पदवी से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे करता है और इसके कारण उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और इसके कारण उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बात कह दी इन्होंने कि आपका नाम ये है और आपने वो पदवी आगे अपने नाम के आगे लगा ली, तो आप जैसे ही कहीं एंटर कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आपके नाम बोले, आपके सर नाम, आपने नाम बताया ये, ठीक है, दिखा दिया उसे, तो वो आपको कुछ विशेष अधिकार देने लगे, नहीं देने लगा कि अच्छा सर आप आ जाइए, प्लीज़ सर आप आइए, पहले आइए। तो और कोई लाइन में कहीं लगा है और वो कह दे कि मेरा नाम है ये, अपने नाम के पद भी दिखा दे या पीछे पद भी दिखा दे, तो उसको भाई विशेष अधिकार मिल जाएगा, वो लाइन से उसको ऐसे निकाल दिया जाएगा। तो इन लोगों का इनका जो अधिकार है, ये लोग पहले आ गए, लाइन में लगे हैं, तो इनका हनन हुआ एक तरीके से, विशेषाधिकार मिल गया। और आर्टिकल 14 ये क्या कह रहा था, विशेषाधिकारों का अभाव करना है, हमें कह रहा था ना, हमें करना है तो भेदभाव करना है, तो हमें इसमें से गरीब को ले जाओ आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्यों ले गए, ठीक। आपने नाम बताया तो इसलिए आपको आगे नहीं लगाना, क्योंकि आपने अपने नाम बोला आगे कि मैं ये हूँ, तो आपने जैसे ही बोला तो वो सामने वाला वैसे कह इसकी बहुत जान पहचान होगी, तो होता ऐसा ही है। तो व्यवहार वाली तो इसमें केस वेस हुआ कि भाई व्यवहार में लोग लगा पड़े, तभी बना करा गया बहुत जगह कि भाई आपको जो भारत में ये सब कुछ मिल रहा है, नाम के आगे मत लगाओ, बस आपको ठीक है मिल गया, अच्छी बात है, नाम के आगे मत लगाओ। जैसे तो बोलते हैं पद विभूषण अमिताभ बच्चन, ऐसे बोल दिया कुछ भी तो बोल नहीं सकते आप, लेकिन तभी लोग लगा देते हैं, लिख देते हैं बहुत सारे, वो व्यवहार में करते हैं उल्लंघन। अब आप केस कर दो, केस कर सकते हो कि भाई इन्होंने लगा लिया आगे, उतने सारे केस वैसे ही पड़े हुए हैं, बहुत केस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, इतने सारे पड़े हुए हैं कि करते ही नहीं काम में लगते इस बार। लेकिन अब जो चंद्रचूड़ जी हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी सब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी। कई बार ऐसे केस होते हैं ना कि जज भी लोग डिसीजन देने से बचते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा रिटायरमेंट हो जाए, कि मैंने अगर ये ऐसा कुछ दे दिया कि मेरा घर बार भी चल रहा है, ये सब चीज़ चल रही है, वो बचते हैं डिसीजन देने से, तो इसलिए टालते रहते हैं। और ये बिल्कुल इतनी इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट हो कि भाई हमने अगर डिसीजन दे दिया तो कल को कोई दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ डिसीजन दिया है वो हमें कुछ करना पाए, ऐसी सिक्योरिटी हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं उनकी, क्योंकि इधर पता चलती है हमारी सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं है, हम ही कल को कैसे हो जाएंगे, तो हम तुम्हें कैसे गवाही, तुम्हारी कैसे गारंटी दे दें, ये बात भी आती है। तो इसलिए कुछ केसेस पेंडिंग हो सकते हैं, लेकिन हाँ गरीब के संग में बड़ी जल्दी हो जाएगा केस, गरीब गया और आपको सीधे मिल गई सज़ा। तो ये चीज़ भी बहुत, ये व्यवहार में इन चीज़ ना, हमें व्यवहार में उतरना है, आदर्श से हमें व्यवहार में उतरना है, जिसे बोलते हैं यथार्थ, कि यथार्थ में क्या चल रहा है वो चीज़ दिखाओ, जो कृष्ण में गीता में जोर देते हैं कि यथार्थ में जुड़ो, कि आपने बोल दिया कि ऐसा 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 होना चाहिए, ठीक है,
और आप कर कैसा रहे, नीचे क्या दिखा रहे हो, तो वो होना चाहिए, तो वो बहुत दिक्कत होती है। ठीक, हमने लिखा उपाधि को, समझ में आ गया उपाधि का मतलब क्या। अब लिख लो इसी के आगे एक हेडिंग बना लो कि लाभ का पद। लाभ का पद क्या है, जैसे मैंने बता तो दिया था आपका, लेकिन लिख लो कहीं कल को भूल ना जाओ। लाभ का पद हेडिंग बनाओ कि लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें डैश मार के लिखो लाभ का पद। इसके अंदर लिखो ऐसा पद जहाँ, लाभ का पद लिखा, इसके अंदर लिखो ऐसा पद जहाँ, ऐसा पद जहाँ आर्टिकल 12 के राज्य से आप, ऐसा पद जहाँ आर्टिकल 12, भाग 12 नहीं संविधान का, ठीक है, आर्टिकल 12 जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 12 के राज्य से, ऐसा पद जहाँ आर्टिकल 12 के राज्य से आप किसी भी प्रकार का वेतन, आप किसी भी प्रकार का वेतन कौमा भत्ता या आर्थिक लाभ पाते हैं। फिर से, ऐसा पद जहाँ आर्टिकल 12 के राज्य से आप किसी भी प्रकार का वेतन कौमा भत्ता या आर्थिक लाभ पाते हैं और पद का स्वरूप स्थायी हो, ये ध्यान रखना, और पद का स्वरूप स्थायी हो, जो मैं बोल रहा हूँ पद का स्वरूप स्थायी, इसको कर लेना अंडरलाइन, और पद का स्वरूप स्थायी हो। ठीक है, पद का स्वरूप स्थायी हो, ये जरूर ध्यान रखना, स्थायी वाले वर्ड को अंडरलाइन कर लेना और ब्रैकेट में लिख लेना। ब्रैकेट में क्या लिखो, संविदा, संविदा पे भी लिखते हैं लोग, संविदा मतलब कि कभी हटा दिया जा सकते हैं, तो वो अगर वो कर रहे हैं सरकारी नौकरी का तो यूज़ कर रहे हैं, सरकारी वेतन का तो यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम तक तो वेतन दिया जाएगा। संविदा पे जो लोग लगे हैं उनको लाभ के पद में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो स्थायी थोड़ी ना है। तो यानी कि अगर वो स्थायी तौर पर कोई कर रहा है, सरकारी संपत्ति वेतन का यूज़ कर रहा है, तो आप कहेंगे कि वो लाभ के पद में है आर्टिकल 12 के। तो इस संविदा वाले जो लगते हैं लोग, वो लोग नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कि संविदा पर नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रखेगा, स्थायी को अंडरलाइन कर लो और ब्रैकेट में तुरंत लिख लो संविदा पर नहीं। तो यानी कि जो स्थायी है, पूरा परमानेंट है, उनके ऊपर ही है। ठीक है, अगली लाइन से लिखो, संसद ने कानून बनाकर, संसद ने कानून बनाकर 56 पदों को, 56 पदों को लाभ के पद का अपवाद घोषित किया है। 56 पदों को लाभ के पद का अपवाद घोषित किया है। संसद ने कानून बनाकर, संसद ने कानून बनाकर 56 पदों को लाभ के पद का अपवाद घोषित किया है। ठीक है, लाभ के पद का अपवाद घोषित किया है, मतलब हमने लाभ के पद में परिभाषा क्या लिखी कि ऐसा पद जहां आर्टिकल 12 के राज्य है, ठीक है, तो उससे आर्टिकल 12 का जो राज्य है उससे कोई वेतन संपत्ति ऐसा पा रहा है, तो अब इन्होंने लोग संसद ने कानून बनाया, प्रधानमंत्री वो भी तो पा रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी भी पा रहे हैं, वेतन भत्ता सब पा रहे हैं, और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, MLA MPs हैं, ये सब पा रहे हैं। लेकिन संसद ने कानून बनाया और 56 पद लिख दिए कि भाई ये जो 56 पद है कौन कौन से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, MLA MP, ये जो पद हैं, ऐसे 56 पद ये इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ये ऑफिस, इनको लाभ का पद में नहीं गिना जाएगा। यानी कि जब इनको लाभ का पद में नहीं गिनोगे तो ये 18(4) क्या कह रहा है, भारत का नागरिक और विदेशी नागरिक लाभ का पद धारण करने वाला, वो क्या करेगा, उपाधि अनुमति लेगा राष्ट्रपति, तो ये लोग कर सकते हैं, इनको वो छूटें मिल जाएंगी। समझ में आ रही बात, इसलिए 56 पद डाल दिए। प्रधानमंत्री को सम्मान देता है, बाहर मिलते हैं प्रधानमंत्री, तो ले लो अनुमति बात। और अनुमति राष्ट्रपति भी वही, ऐसे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को तो भी पता चलेगा राष्ट्रपति भी क्या काम करते हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आपने लिखा है संसद ने कानून बनाकर 56 पदों को इसको अपवाद घोषित कर दिया, जैसे कर लिख लो, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MLA MP, ऐसे कर लिख लो, आदि 56 पद ऐसे हैं। जैसे करके आगे आपको याद रहे वो कौन 56 पद हैं, तो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, MLA MP, MLA कौन हो गए, मेंबर ऑफ विधायक, और MP कौन हो गए, सांसद। कुछ भी लिख लो आपके पास, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, हाँ, मुख्यमंत्री भी। 56 पद है, 56 तो बतेरे होगा ना, आदि करके लिख दो।
अब एक छोटा सा मुद्दा और समझ लो, वैसे तो आर्टिकल 18 समाप्त हो गया, लेकिन इस भारत रत्न से संबंधित जो मुद्दा चल रहा है भारत में, एक हेडिंग बना लो बड़ी सी, भारत, इसी आर्टिकल 18 के अंदर चल रहा है भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न और पद्म सम्मान, ऐसे लिख लो, भारत रत्न और पद्म सम्मान, पद्म सम्मान मिलते ना, पद्म सम्मान से संबंधित मुद्दे, सम्मान से संबंधित मुद्दा, ऐसे लिख लो, संबंधित मुद्दा, पद्म सम्मान मिलते हैं ऐसे, पद्म का पद्म, पद्म क्या मिलता है, विभूषण मिलता है ना, पद्म विभूषण मिलता है, और मतलब बड़ा कौन, ऐसे कैसे, पहले ऐसे देखो, ऐसे बताओ कि मैं ऐसे मिलते हैं, क्या क्या होते हैं मुझे पता नहीं, शायद भूषण, श्री, ऐसा कुछ होता है, और विभूषण ऐसे मिलता है ना, ये मिलते, 3 मिलते हैं, और भी मिलते हैं क्या, जैसे पद्म, पद्मश्री मिलता है शायद है, पद्म विभूषण मिलता है, ऐसा कुछ है, पद्म भूषण, पद्म मतलब पद्म में ये बार मिलते हैं, और भी मिलते हैं, 3 मिलते हैं या 4 मिलते हैं या 2, जैसे आपको भैया इससे समझ, चलो फिलहाल 3 पद मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक, ऐसे मिलते हैं। तो इसमें से इनमें से भी कोई सबसे बड़ा होगा, तीनों में से कोई भी बड़ा होगा कि आपको पद्म विभूषण में तो आपको अच्छे भैया आप ऐसा है, अच्छा आपको ये मिला है तो आप थोड़े ऊंचे हो जाओगे, तो किसको कौन सा मिलता है, मतलब वो अलग कैटेगरी किसको कौन सा मिलता है, लेकिन इनमें से ऊँचा कौन है, कोई आइडिया, क्वेश्चन में आ जाते हैं लगाने के लिए कि भाई कौन सा सम्मान ऊपर है। और चौथा भारत रत्न ले लो, तो सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर तो भारत रत्न होगा, ठीक, भारत रत्न तो सबसे ऊपर भारत रत्न, ये भी थोड़ा ध्यान रख लो, एक आध किसी क्वेश्चन में से पूछा गया था कि भैया इसमें से हाईएस्ट कौन सा, इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, तो भारत रत्न, और फिर इसके नीचे कौन सा आएगा, पद्म, हाँ, विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री, अब तो बचाइए इसके बाद पद्मश्री क्या, ये चारों की रैंकिंग ऐसी है, ठीक, मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद करने का तरीका कैसे करोगे, इन तीनों में कन्फ्यूज हो रहे तो देखो, सबसे ऊंचा कौन आएगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अक्षर हैं, ठीक, उसके बाद इससे कम अक्षर हुए, फिर कम अक्षर हुए, ऐसे करके याद कर लो, विभूषण में ज़्यादा अक्षर हैं तो सबसे ऊपर, ठीक, इसमें कम अक्षर है, मतलब बहुत टेढ़ी मेढ़ी ट्रिक, याद तो हो जाएगा इससे, सबसे ऊपर कौन, जिसके पास सबसे ज़्यादा अक्षर, उससे नीचे कौन, कम अक्षर, इससे कम और अक्षर, ठीक, तो विभूषण भूषण श्री ऊपर से नीचे आ गए, ऐसे आपको हायरार्की याद हो गई, अब तो नहीं भूलो कभी, और ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कोई, कभी आ जाएगा। लेकिन भारत रत्न तो सबसे ऊपर, ये मैं सोचा ना भारत रत्न में अक्षर गिनने लगो भाई कितने अक्षर हैं इसमें, तो इनसे संबंधित कोई एक मुद्दा है, तो समझना है, विभूषण सबसे ज़्यादा अक्षर, फिर भूषण, फिर श्री, जी हाँ, लिखो। अब इसमें 2-3 बातें पॉइंट बनाते हुए लिखते रहो, हेडिंग बना दी आपने, विवाद या मुद्दा, ठीक, इसमें पॉइंट 1 लिखो, फिर यार 19 खत्म, फिर रोकते हैं लोग, चलिए लिखना। लेकिन 1954 में भारत रत्न 1954 में 1954 में भारत रत्न और पद्म सम्मानों की शुरुआत हुई, यानी 1954 से ऐसे डिसाइड हुआ, 1954 से, जी 1954 में भारत रत्न और पद्म सम्मानों की शुरुआत हुई, यानी कि 1954 से ऐसा डिसाइड हुआ कि भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए और पद्म सम्मान भी दिया जाना चाहिए। पद्म सम्मानों मतलब वो तीनों आ जाएंगे, ठीक है, विभूषण भूषण और श्री, ठीक है, कभी भी ऐसे ही बोलोगे तो ऐसे ही बोलना, विभूषण भूषण श्री, ऊपर से नीचे बोलना, पद्म सम्मानों नहीं, सम्मानों की शुरुआत हुई, ठीक है, 1954 में मिलने चालू हुए। हुई। अब देखो फिलहाल इसमें क्या है, अब जैसी शुरुआत हुई तो फिर लोगों ने विवाद किया कि 18 में क्या कहा गया, 18 में कहा गया उपाधियों का अंत होना चाहिए, आप तो उपाधि दे रहे हो, क्योंकि भारत रत्न मिला तो इंसान लगा सकता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक, ऐसे लगा दिया था, भारत रत्न रतन टाटा नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसे लगा सकते हैं। तो फिर उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे ही, जब कांग्रेस लेके आई तो कांग्रेस टाइम पे लोगों ने अपराध कर दी, भाई आप तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन कर रहे हैं, उसमें उपाधियों का अंत मना करा गया था, तो आप क्यों उपाधि दे रहे हो भाई किसी को, तो ऐसे विवाद चलते रहे। तो 1954 में ये शुरुआत हुई। अगला देखो 1977, 1977 में जनता पार्टी ब्रैकेट में लिख लेना, मोरारजी देसाई की पार्टी थी, मतलब और भी सदस्य थे, मेन लीडर इसमें मोरारजी देसाई उभर के आए थे। जनता पार्टी ब्रैकेट में लिख लेना, मोरारजी देसाई, हाँ जनता लिखो, जनता
जनता पार्टी ब्रैकेट में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और उन्होंने इन सम्मानों को बंद कर दिया। जनता पार्टी की सरकार ने इन सम्मानों को बंद कर दिया। यानी ध्यान रखना, 1954 में भारत रत्न और पद्म सम्मान मिलने लगे, 1954 से 77 तक मिले, 77 में क्या हो गया, बंद हो गए भारत रत्न मिलना। उन्होंने कहा नहीं दिए जाएंगे ऐसे कोई ऐसे अवार्ड, ना भारत रत्न दिया जाएगा ना पद्म सम्मान दिए जाएंगे। ठीक है, किसने मना कर दिया? जनता पार्टी की सरकार ने। जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने सम्मानों को बंद कर दिया। अगला पॉइंट लिखो, 1980 में, ध्यान रखना ना, साल 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर शुरू कर दिए। हमारी सरकार है, हम शुरू कर देंगे, जिसकी लाठी उसकी, हाँ हमारी सरकार आई, हम सम्मान बांटेंगे। 1980 में इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिए। ठीक, फिर आ जाओ 1992 में, अगला पॉइंट लिखना, 1992 1992, 1992 या 92, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सम्मानों पर रोक लगा दी। इन सम्मानों पर रोक लगा दी, ब्रैकेट में लिख लेना, जब तक सुनवाई चल रही तब तक। मतलब लोगों ने फिर से केस डाल दिया, जब इंदिरा गांधी ने शुरू करा फिर से लोगों ने केस डाल दिया, भैया आर्टिकल 18 का उल्लंघन है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कही अभी चलो सुनवाई कर रहे हैं कि देख रहे हैं क्या है आर्टिकल 18 तुम्हारा। तो उन्होंने फिर तब तक कहा कि सुनवाई चल रही है तब तक तो मत दो। समझ रही वाली बात? 1992 में क्या है, जब इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिए तो उन्होंने क्या कहा कि फिर से चुनौती दे दी कि भैया आर्टिकल 18 का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आर्टिकल 18 को ठीक से देखते हैं कि आर्टिकल 18 में क्या क्या लिखा है, आप लोग बार बार शुरू कर रहे हो बंद कर रहे हो, शुरू कर रहे हो बंद कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक सुनवाई चल रही है तब तक तो मत दो अभी। ठीक, और जब जो हमारा निर्णय होगा फिर देखते हैं क्या निर्णय है। लेकिन अभी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। ध्यान है ना, भारत रत्न, यानी कि जब भारत रत्न लोग पूछे कि भारत रत्न जो भारत में भारत रत्न अवार्ड दिए जाते हैं और ये भारत की आज़ादी से दिए जा रहे हैं या भारत की आज़ादी से पहले दिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना भारत की आज़ादी से पहले नहीं दिया जाना, पहले तो 1954 में शुरू हुए हैं और फिर जब से शुरू हुए तब से मिलते ही आ रहे हैं, हर साल मिलते हैं। तो हर साल भी नहीं मिलती हैं, ठीक है, बंदी हो गई बार तो ये भी ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ जी किन्हें, उन्हें नहीं मिला, उन्हें मिला आई थिंक 18 में, क्लियर करना पड़ेगा एक बार। हाँ 2000 ठीक, वो एक बार देखेंगे किसे किसे कहाँ मिला वो एग्जैक्टली मुझे भी बहुत सबके नाम के साथ सबके ईयर नहीं जाना है। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली उनको दिया गया, कौन थे इनकी पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी को इनके थे, और बाकी प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया, ठीक है, और लोगों को दिया गया, फिर से भी अवार्ड देने की बात चली गई थी। तो ऐसे करके बार बार दिए जा रहे हैं। लेकिन पुराने के ईयर के मुझे भी ध्यान नहीं आ रहे हैं। नहीं कर दी, अब कर दी, अरे देख अब कहीं वो तो दूसरी पार्टी के है ना, उन्होंने डिसीजन तो अच्छे लिए थे और उनकी जो एक राजनीति की क्षमता, राजनीति में उनका जो अपना छवि बनी हुई है, उनकी छवि अच्छी बनी हुई थी। और जबकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्हें सम्मान किसने दिया, बीजेपी की पार्टी ने सम्मान दिया। ये भी बहुत कर रखे थे प्रणब मुखर्जी जब मिला था भारत। तो लेकिन ये चीज़ है, वो अब पढ़ेंगे, वो भी अलग कि किसको कब मिला, वो भी एक जीके का मुद्दा है। लेकिन पुराने जो चेहरे हैं उनके नाम के, उनके ईयर के साथ मुझे मिसमैच हो जाएगा अगर मैं वीडियो में बोलूँगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अभी नहीं मिलेंगे। फिर अगली लाइन में लिखो 1996 में अंततः 1996 में अंततः बालाजी राघवन केस, बालाजी राघवन केस, राघव जी होते, राघवन केस, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना 1996। तो यानी 1996 में अंततः बालाजी राघवन केस में न्यायालय ने अंतिम निर्णय लिया। न्यायालय ने कि अब फाइनल कर ही देते हैं कि क्या बात है क्या नहीं। लिखा अंतिम निर्णय लिया, ठीक, निर्णय लिया। तो इसमें लिख लो कि अब क्या है, जो आर्टिकल 18 जो उन्होंने बांटा ना, उसको आर्टिकल 18 को ऐसे बांट दिया कि अगर इसमें आर्टिकल 18 की बात करोगे, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखो, आर्टिकल 18 की जगह लिखो बालाजी राघवन केस, रुक जाना एक मिनट,
ये बालाजी राघवन केस है, इसी में बालाजी राघवन केस लिखा, इसी लाइन में ऐसे करके ऐसे बांट दो कि बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उपाधि जो बात कर रहे हो आप, ये उपाधि है वो असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, यानी उपाधि आप नहीं दोगे, यह असंवैधानिक, संविधान के खिलाफ है। सम्मान उपाधि का मतलब क्या हो गया, टाइटल। इंग्लिश भी लिख लो कहीं, क्योंकि पता है कुछ कुछ पेपर में इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, हिंदी में नहीं दिया जाता। कहीं उपहार लिख दिया वहाँ पे तो इंग्लिश पे ध्यान है। टाइटल और सम्मान को क्या बोलेंगे, अवार्ड, रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अवार्ड की हिंदी क्या होगी, पुरस्कार, तो बड़ा दिक्कत है हिंदी इंग्लिश की। अवार्ड का तो पुरस्कार पढ़ा ना आप लोगों ने, सम्मान को रिस्पेक्ट पढ़ा, लेकिन सम्मान को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड बताया और उपाधि को टाइटल बताया, ठीक। इसके नीचे लिख लो ये संवैधानिक है, यानी सम्मान तो दे सकते हो आप किसी को, संवैधानिक है, संवैधानिक है और ये संवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने और इसी के ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, और इसमें असंवैधानिक है तो देखो इसके ब्रैकेट में लिख लेना आर्टिकल 18 का उल्लंघन। अगर ये किसी ने उपाधि दी तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन करेगा वो, और आर्टिकल 18 का उल्लंघन करेगा इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचेगी, इसका मतलब जिसने उल्लंघन किया उसको सजा होगी। तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन, और लिख लो आर्टिकल, इसमें लिख लो आर्टिकल 18 सम्मान पर रोक नहीं लगाता। आर्टिकल 18 का उपाधियों का अंत होगा, सिर्फ सम्मान का नहीं। सम्मान दे सकते हो, भरपूर दो किसी को सम्मान, और सम्मान का मतलब हम लोग वही समझ रहे हैं सम्मान, लेकिन अवार्ड की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हिंदी क्या है, अंग्रेजी का, अंग्रेजी ध्यान दो, अवार्ड पर रोक नहीं है। सम्मान को आपको लग रहा है ना कि पिताजी का सम्मान कर दिया, ठीक, और उस पर रोक नहीं लगा रहा, उस पर तो रोक लगा ही नहीं लगा, लेकिन अवार्ड दे दिया पिताजी को कोई, ठीक। तो अवार्ड की बात है, अंग्रेजी और अंतर समझ रहे हो, इसलिए अंग्रेजी पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर सम्मान और आप इसका अर्थ कुछ और ही समझोगे सम्मान का, इसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा, लेकिन ज़्यादा बल इस पर दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें लिख लो आर्टिकल 18 अवार्ड की मनाही नहीं करता, आर्टिकल 18 अवार्ड पर रोक नहीं लगाता, आर्टिकल 18 जो अवार्ड पर रोक नहीं लगाता। यानी कि क्या हो गया, जो भारत रत्न है, पद्म सम्मान है, वो सम्मान है एक तरीके से, ठीक है, ना कि उपाधियां हैं। भारत रत्न इसी में चाहे लिख लो नीचे एक लाइन बढ़ाकर और लिख लो, या ऐसे करके लिख लो कि भारत रत्न जी वो मैंने बोला आर्टिकल 18 अवार्ड पर रोक नहीं लगाता, और इसमें ऐसे करके लिख लो इस वाले में कि भारत रत्न और जो पद्म सम्मान है ये इसी में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको मिल तो गए, भारत रत्न मिल गया, पद्म सम्मान मिल गया, पद्मश्री, पद्म भूषण मिल गया, आप नाम के आगे लगा के नहीं घूमोगे, वो सम्मान मिला है, अवार्ड आप ले थोड़े घूमते रहते हो कि मुझे अवार्ड मिल गया और हमेशा हाथ में लेके चल रहे हो कि ये ट्रॉफी हमने जीती और ले चल रहे हैं, और वही ट्रॉफी दिखाते रहोगे तो ये ट्रॉफी मुझे मिली है, ठीक है। तो यानी कि ये भारत रत्न मिल जाएगा, आप नाम के आगे नहीं लगाएंगे, और नाम के आगे जैसे लगा लोगे तो वो क्या बन जाएगी, उपाधि बन जाएगी ना, और उपाधि क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो बालाजी राघवन केस में ये कह दिया जी, हाँ लगा देते हैं, वो गलत है, मना बालाजी राघवन केस में मना कर दिया गया कि भैया ये जो है ये सम्मान है 4, ठीक, ये सम्मान है, आप सम्मान किसी को दे सकते हो, लेकिन अगर वो सम्मान बिल्कुल, इसीलिए हमें तो बोलते हैं सबसे ऊपर, हमारे भारत में सबसे ऊपर कुछ भी नहीं है, बाइबल गीता कुछ नहीं, सबसे ऊपर क्या, संविधान को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए देते हैं कि उसमें सही में बहुत अच्छी बातें लिखी है, सही में इसको मान लें, लेकिन अगर मान लें तो सही में हो जाएगा, लेकिन फिर बात है कि मानेगा कौन, इतनी हर एक के अपने हित अनित है, क्योंकि इतना अच्छा लिखा क्या मतलब, लेकिन तब भी चुपके से बता देता था कि भैया ये पद्मश्री जी आ रहे हैं, पद्म विभूषण जी ये आ रहे हैं, बोल दिया, और उनने पहले पद्मश्री विभूषण, तो जो जनता वो बैठी वो अच्छा इनको ये भी मिल चुका है, अरे और ताली बजा दो, ये हो जाता है। खाली ये आ रहे हैं, पता नहीं आगे कचरा करेंगे क्या करेंगे तो अलग बात है, लेकिन नाम के आगे पहले लगा दिया तो इंसान पहले से अपने थॉट वैसा बना लेता है कि अगर इसने कुछ बोला तो सही ही बोलेगा, है ना। आप अगर कभी आके पहुंचो, ये वही चीज़ आती है, जैसे मान लो एक चीज़ बता, एक व्यक्ति उसे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता गाना गाने में, ठीक है, और बिल्कुल बेकार कर रहा है, एक तो ठीक है आवाज़ अच्छी लग रही है लेकिन उसको सुर की नॉलेज नहीं है, कुछ भी टेढ़े में बिगाड़ देता है। लेकिन भाई कहीं स्टेज पर अरिजीत सिंह कहीं परफॉर्म कर रहे हैं और वो कहते हैं मैंने एक किसी व्यक्ति को गाते हुए सुना, आज मैं आपको सुनवाता हूँ उसको, उनने उसी व्यक्ति को खींच लिया स्टेज पे, बैक स्टेज से की आवाज़ है, आप इनका गाना सुनो, मैंने इसकी आवाज़ सुनी तो बढ़िया ये वो, अब वो वही फटासुरा गाना गाएगा, ये सब तालियां पीटेंगे कि बढ़िया बढ़िया, क्यों, क्योंकि वो अरिजीत सिंह ने बुलाया है,
तो वो इंसान के ऐसे मेंटली तुरंत बन जाती है कि अच्छा इसने बुलाया, तो आपने उसके नाम के आगे तुरंत लगा दिया भारत रत्न जी आ रहे हैं, तो भले ही चाहे वो कचरा करे यहाँ पे आगे, लेकिन आप तालियां बजा दोगे कि हाँ इनको भारत रत्न मिला, इनके पता कुछ तो है। ठीक, ये विशेषाधिकार हो जाएंगे। और इसी की मनाही करता है कि आप इसकी वजह से कोई घोल वोल ना हो जाए बीच में। तो अगर आप नहीं लगाते तो वो व्यक्ति आ रहे हैं कि भैया इनका आ रहे हैं, इनके लिए जो इनका स्वागत करा जाए, ये इस विषय पे कुछ बोलेंगे। अब अच्छा बोलेंगे तो तालियां पिटेंगे, अच्छा वो नहीं बोलेंगे तो वो पिटेंगे। ठीक है ऐसी बात होती है ना, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि पूरा माइंड चेंज कर दोगे आप। ठीक, तो सम्मान आर्टिकल हो गया। तो बालाजी राघवन केस ध्यान रखना, पूछ लेंगे कि बालाजी राघवन केस किस आर्टिकल से जुड़ा, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, तो ऐसे करके आ जाएगा। तो इसलिए हमें बाकी तो छोटे छोटे एग्जाम में खाली आर्टिकल 18 में क्या है पूछ लिया लेगा, लेकिन केस जोड़ दिया तो पढ़ जाओगे। तो केस जरूरी है। ऐसे जोड़ने के डीएस नकारा केस किससे संबंधित है, लोकतंत्र से संबंधित है, भारत की प्रस्तावना में, या गणराज्य से संबंधित है, समाजवाद से संबंधित है, या पंथी में, तो आप ऐसे ध्यान रखो। इसलिए पढ़ाना जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना खाली ऊपर ऊपर चीज़ें समझना अब बिल्कुल। अब आर्टिकल 18 के अलावा आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकते, बचा ही नहीं कुछ, क्योंकि इसके अलावा कोई केस ही नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि भाई अब उपाधि अलग है, सम्मान अलग है, और सम्मान भी अवार्ड है। ठीक, और वो ये है, ये संवैधानिक है, इसको दे सकते हो आप, लेकिन लगा के नहीं घूमोगे। जैसे ही आगे लगा घूमोगे इसका मतलब उपाधि हो गया, और आप लगा घूम रहे हो तो आप उसका उल्लंघन कर रहे हो जो आपको सम्मान मिला है। सम्मान ले लेके नहीं घूमते हम ऐसे कर, हमें ट्रॉफी मिली है। ठीक, ये चीज़ खत्म हो गई। हमने समानता का अधिकार पूरा पढ़ लिया, 14 से 18 तक आर्टिकल पढ़ लिए, 12-13 भी पढ़ लिया। अब हम कल क्या देखेंगे, 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, 1922। उसमें भी चीज़ें समझनी, डिटेल में समझेंगे। बताने के लिए तो अब समानता का अधिकार बताने के लिए क्या कर सकते थे, 14, 15, 16, 17 और 18। 14 में बोल दूंगा कि विधि के समक्ष समानता, विधि को समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, कि वे सबके लिए कानून बराबर है और सबके लिए कानून एक जैसा लगेगा। ये बोल दिया, ये 14 निपट गया। ठीक, अब 15 बता दिया कि धर्म, जाति, मूल, वजन के आधार भेदभाव नहीं करा जाएगा, लेकिन 5 अपवाद हैं उनके हिसाब से भेदभाव कर सकते हैं। ये निपट गया। इसी में एक बार और बता दूंगा कि भाई 15 में एक और जोड़ेगा, 15 6 जोड़ दिया गया। 103वां संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दे दिया। 16 बता देते कि भाई राज्य में जब सरकारी नौकरी देगा राज्य, तो भेदभाव नहीं करेगा उन सबके आधार पर, जन्म, धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और क्या है, और 16 6 जोड़ दिया गया, 103 में ईडब्ल्यूएस के लिए भी जोड़ दिया गया, ऐसा कर सकता है। 17 बता दिया अंटच छुआछूत की मनाही कर देगा। 18 बता दिया उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी, खत्म लोक समानता का अधिकार। लेकिन ये सब डिटेल में पूरा किसी को ऐसा समझा दो तो याद हो जाएगा कि हाँ इसमें विधि का समक्ष समानता है, ये सब कुछ ऐसे दिखा है, लेकिन अंदरूनी बात नहीं उतर पाएगी और अच्छे से आ जाए कि भैया अच्छा ये क्या होता है, जो इनको मिल गया वो उनको मिल गया क्या होता है, तो हम नहीं बता पाएंगे। अब सब बता पाएंगे। प्रस्तावना में आपको पता थी कि भैया ये 5 शब्द होते हैं ऐसे करके, लेकिन उनके सबके अर्थ भी पता है अच्छे से कि संप्रभुता का मतलब क्या है, पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या है। तो जब कल को पूछ बैठे तो आप बता भी पाओ अच्छे से, या खुद में भी क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये खत्म। हम 19 कल का स्वतंत्रता अधिकार देखेंगे।